तो स्पेस टेक्नोलॉजी में आज ऑर्बिट्स के बारे में देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट की अगर बात करेंगे तो हमारे पास में ऑर्बिट के अगर टाइप की बात करेंगे तो हमारे दो टाइप के आएंगे, एक सर्कुलर ऑर्बिट, एक एलिप्टिकल। ठीक है, एक सर्कुलर दूसरा एलिप्टिकल। सर्कुलर के अंदर एलिवेशन के आधार के ऊपर आएगा, मतलब ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पे वो स्थित हैं, और फंक्शन के बेस के ऊपर कि फंक्शन क्या करना है उनका, मतलब जितनी ऊंचाई पे स्थित है उनका अगर फंक्शन आगे पीछे हो गया तो हम उनका नाम अलग बदल देंगे। ऑर्बिट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इन सबको मिला के अलग अलग टाइप काइंड के ऑर्बिट बना दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड मिस हो चुकी है, वो मैंने बनाई थी यहाँ पे जो ये चीज़ें लिखी हुई थी। तो टाइप ऑफ ऑर्बिट की बात करेंगे तो ऑर्बिट का सबसे पहले मतलब क्या है, यहाँ पे अर्थ है, हमने एक ऐसी ऑर्बिट के अंदर, मतलब यहाँ पे सैटेलाइट हमने ऊपर भेजनी है ताकि वो घूमती रहे। ठीक है, अब सैटेलाइट नीचे क्यों नहीं गिर जाती वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, इस टाइप में ऑर्बिट चाहिए तो अर्थ की जिस पोजीशन को हमने कैच करना है और जिस रेट पे कैच करना है, या हम अलग अलग पोजीशन को कैच करना चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग ऑर्बिट होता है, हमें अलग अलग ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजना पड़ेगा। तो उसी तरीके से ऑर्बिट को डिवाइड किया जाता है। सैटेलाइट के ऑर्बिट दो बेस पे हमने देख ली, एक तो सर्कल के अंदर होगा, एक एलिप्टिकल होगा, इस टाइप के अंदर होगा। ठीक है, तो जो सर्कुलर की बात करेंगे तो सर्कुलर इस तरीके का होगा, मतलब सर्कल की तरह सेम। एलिप्टिकल की बात करेंगे तो एलिप्टिकल ऐसा होगा, वो बराबर नहीं होगा, अगर सर्कुलर होगा तो बीच में ऐसे और उससे घूम रहा होगा। एलिप्टिकल इस तरीके का दिखेगा आपको। अब एलिवेशन के बेस के ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन के बेस के ऊपर का मतलब है कि आपने ऑर्बिट अर्थ से कितने ऊपर है, इतने ऊपर है, इतना ज़्यादा दूर है, या इतना ज़्यादा दूर है, उस बेस के ऊपर अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट आता है उसमें लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब आता है हमारे पास में एल्टीट्यूड 50 से 1500 किलोमीटर तक है। ठीक है, एल्टीट्यूड 50 से 1500 किलोमीटर, ऑर्बिट का पीरियड 90 से 120 मिनट तक है। तो ये मतलब काफ़ी नज़दीक होगा लो अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो ऑर्बिट है ये हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है, मतलब अर्थ के नज़दीक है। मीडियम मतलब अर्थ से थोड़ा दूर है, जियो सिंक्रोनस मतलब कि अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसी बेस के ऊपर एलिवेशन के आधार के ऊपर सर्कुलर ऑर्बिट को डिवाइड किया गया है, और ये हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो सर्कुलर की बात करें तो यहाँ पे आ रहा है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट, और सॉरी ये मीडियम अर्थ है, ये हमारा लो अर्थ है सॉरी। तो लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में हमने देखा, एल्टीट्यूड 50 से 1500 किलोमीटर अर्थ के ऊपर इतने तक सिचुएटेड हो सकता है। ऑर्बिट पीरियड 90 से 120 मिनट होगा, मतलब एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट कर ले रहा है, तो 90 से 20 मिनट 120 मिनट के अंदर ये कंप्लीट कर लेगा अर्थ का पूरा चक्कर। तो अब ये एक दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगा पाएगा अर्थ के। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट रिक्वायर लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द सैटेलाइट प्लेसमेंट। तो लो अर्थ ऑर्बिट क्यों लुक्रेटिव हैं पीपल्स के लिए? लुक्रेटिव इसलिए हैं, अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि यहाँ पे सैटेलाइट भेजने के लिए थोड़ी सी एनर्जी लगेगी, थोड़े से जो आपका रॉकेट है उसकी ज़्यादा पावर नहीं चाहिए आपको, तो सस्ते में आप जो है सैटेलाइट को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसको लो अर्थ ऑर्बिट के लिए यूज़ किया जाता है, और नज़दीक है अर्थ के तो इससे क्या किया जाता है, अर्थ की ऑब्जर्वेशन आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हो, तो इसका यूज़ किया जाता है अर्थ की ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में। स्पाई सैटेलाइट ये क्या होती हैं ये हमने डिटेल से पहले देख लिया है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, स्पाई सैटेलाइट, इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मतलब एक सैटेलाइट है जिसके अंदर आदमी रह रहे हैं, जो कि घूम रही है अर्थ के अराउंड। ठीक है, वो भी यहीं पे प्रेजेंट है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, 330 किलोमीटर से 420 किलोमीटर। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए ये काम कर रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी ऑर्बिट के अंदर है। हब्बल जो टेलीस्कोप जो हमने डिस्कस किया था, जिसके लिए अब हम जेम्स वेब टेलीस्कोप भेज रहे हैं, हब्बल जो है मतलब काफ़ी पुराना हो चुका है। ठीक है, 1990 से सर्विसेज दे रहा है। तो हब्बल जो टेलीस्कोप है वो भी यहीं पे प्रेजेंट है, आई गेस 550 किलोमीटर तक प्रेजेंट है ये। ठीक है, और चाइना का एक तियांगोंग 2 स्टेशन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो 5 एजेंसीज ने मिलकर बनाया हुआ है, लेकिन चाइना ने अपना अकेले का स्पेस स्टेशन भी बना दिया हुआ है जिसका नाम है तियांगोंग 2। तो ये स्टेशन भी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। लो अर्थ ऑर्बिट देख लिया, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट ये जो मीडियम अर्थ है, ठीक है, तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो होगा वो प्लेस्ड होगा 5000 से 12000 किलोमीटर। और जनरली मतलब ये जो हैं ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, कितने किलोमीटर है अलग अलग बुक्स पे अलग अलग तरीके से मेंशन होते हैं। जनरली आप मान सकते हो कि लो अर्थ ऑर्बिट से लेके हमारा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक पूरा मिडल अर्थ ऑर्बिट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको मान सकते हो।
तो यहाँ पे आ रहा प्लेस्ड अराउंड 5000 से 12000 किलोमीटर, ऑर्बिटर पीरियड 6 आवर होगा, क्योंकि अर्थ से थोड़ा दूर है तो घूमने में इसको टाइम लगेगा, 6 आवर में एक चक्कर पूरा करेगा ये। मोस्ट कॉमन यूज़ किस लिए किया जाता है? नेविगेशन और कम्युनिकेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन के लिए भी इतना यूज़ नहीं किया जाता, नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे बात थी, ये जो था इसको कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ कर लिया जाता है, जो सैटेलाइट फ़ोन होते हैं उसके लिए यूज़ कर लिया जाता है। मीडियम अर्थ को भी सैटेलाइट फ़ोन के लिए यूज़ कर लिया जाता है, या इंटरनेट पहुँचाने के लिए। कुछ एरिया ऐसे हैं, वैसे इंटरनेट की अगर बात करेंगे, अगर आप मतलब जो कनेक्शन इंटरनेट के कनेक्शन दिए जाते हैं तो वो अराउंड 97% से ऊपर जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई होती हैं उन्हीं के द्वारा कनेक्शन दिए जाते हैं। वो सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट नहीं चलाया जाता। जो कनेक्शन है उसी के अंदर सी के अंदर लंबी लंबी तारें बिछाई हुई हैं, वैसी ही तारें पूरे कंट्रीज़ के अंदर बिछाई हुई हैं, तो उनके द्वारा उनके साथ में टावर जोड़े जाते हैं, फिर वो उनके द्वारा सिग्नल लिया जाता है, तो उनका यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर केबल हैं उनको बिछाना पॉसिबल नहीं है, या डिजास्टर का टाइम है, तो लो अर्थ ऑर्बिट को यूज़ कर लिया जाता है कम्युनिकेशन के लिए भी। ठीक है, यहाँ की सैटेलाइट मीडियम अर्थ में भी कर लिया जाता है, लेकिन मतलब इतनी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती ये चीज़ें, तो उसी कारण से हम स्पीड के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है तो नेविगेशन के लिए मोस्टली जो हमारी नेविगेशन की सैटेलाइट हैं इंडिया को छोड़ के सभी मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट हैं, जैसे जीपीएस सिस्टम, ग्लोनास, गैलियो और चाइना का बाइडू। ठीक है, तो ये प्रेजेंट है हमारी मिडल अर्थ ऑर्बिट के अंदर। तो मिडल अर्थ ऑर्बिट की अगर बात करेंगे, ये हमारी अर्थ है, इसके साथ में यहाँ पे हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट है। मिडल अर्थ ऑर्बिट की बात करेंगे तो उसके एग्जाम्पल हमने क्या देखे? एग्जाम्पल में देखा गैलीलियो, जीपीएस, कंपास, ग्लोनास। तो ग्लोनास हमारा रशिया का नेविगेशन सिस्टम है जो कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है। जीपीएस अमेरिका का सिस्टम है जो कि मीडियम अर्थ में प्रेजेंट है। गैलियो यूरोपियन यूनियन का है जो कि मीडियम अर्थ में प्रेजेंट है। कंपास जिसको बाइडू भी बोलते हैं जो कि चाइना का है, वो भी मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। अब अगर इंडिया के सिस्टम की बात करेंगे तो इंडिया का कहाँ पे है? जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। मतलब इंडिया ने मिडल अर्थ में नहीं रखा हुआ इसका भी रीज़न है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट का यूज़ किया है। इंडिया ने सिर्फ अपने एरिया तक लेना था, ये पूरे वर्ल्ड में चाहते हैं कवरेज। ठीक है, तो उसी कारण से इन्होंने मिडल अर्थ में रखा हुआ है, मिडल अर्थ ऑर्बिट में। हमने सिर्फ अपने ही पर्टिकुलर एरिया का लेना था, तो हमने बाहर रखा हुआ उसको, और हमने सैटेलाइट भी कम यूज़ करनी थी। ठीक है, क्योंकि जो हमारे जियो सिंक्रोनस है वो अर्थ के साथ साथ में रोटेट करेगा, उसकी वजह से मतलब अर्थ 24 घंटे में घूम रही तो वो भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगा, उसकी वजह से वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद थी। ठीक है, इनका जो अगर मिडल अर्थ ऑर्बिट है तो ये तो एक दिन में 2 चक्कर भी पूरा कर सकता है। ठीक है, तो उसी वजह से इनको ज़्यादा सैटेलाइट यूज़ करनी पड़नी थी, और इंडिया ने सैटेलाइट भी कम यूज़ करनी थी, उसकी जो रीच थी वो भी कम थी, तो इंडिया ने उसको प्लेस किया जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। और जो बाकी हमारे सिस्टम है वो सारे मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर हैं, तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जियो सिंक्रोनस की। तो ये जियो सिंक्रोनस ऑब्वियस सी बात है, जो हमने पीछे पिक्चर देखी थी उसके अंदर सबसे लास्ट में आ रहा है, सबसे ऊंचाई के ऊपर स्थित है। इसके बाद मतलब ऑर्बिट होते हैं उनका नाम नहीं दिया जाता। इसके बाहर हमारे जो स्पेस स्टेशन जो हम बाहर सैटेलाइट भेजते हैं जैसे चंद्रयान वगैरह, वो आ जाते हैं। चंद्रयान, मार्स मिशन, उनको कंक्लूड कर लिया जाता है इसके बाहर। जियो सिंक्रोनस, तो सिंक्रोनस का मतलब है कुछ चीज़ साथ साथ होना। तो सिंक्रोनस का मतलब है अर्थ अगर 24 घंटे के अंदर, जैसे 23 घंटे समथिंग में रिवॉल्व करती है पूरी अपनी एक्सिस के ऊपर, तो अगर ये 24 घंटे में रिवॉल्व कर रही तो जियो सिंक्रोनस का मतलब एक ऐसा ऑर्बिट, मतलब उस ऑर्बिट में अगर आप सैटेलाइट रखोगे वो अर्थ 24 घंटे में पूरी घूम रही तो वो भी एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करेगा। ठीक है, सेम टाइम फॉर द रोटेशन एज द अर्थ टेक। तो सिंक्रोनस का मतलब यही होता है कि अर्थ अगर 24 में घूम रही है, मतलब कोई चीज़ साथ साथ हो रही है, सिंक्रोनस अर्थ 24 में घूम रही वो भी 24 के अंदर घूमेगा। अराउंड 36,000 किलोमीटर के ऊपर इसको रखा जाता है, और ये पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर हमें दिखता है, और इसको हम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर देखा जा सकता है सिंक्रोनस को। तो इनको बाद में समझते हैं, पहले इतना समझो कि सिंक्रोनस का मतलब कि साथ साथ होने वाला। तो अर्थ 24 में घूम रही तो ये भी 24 में एक पूरा चक्कर अर्थ का कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट आता है जियो स्टेशनरी। तो जियो सिंक्रोनस का ही एक टाइप है जियो स्टेशनरी। सिंक्रोनस का मतलब साथ साथ हो रहा है कोई, तो ये अगर इसका टाइप है तो इसके अंदर भी ये भी जियो सिंक्रोनस है, लेकिन ये स्टेशनरी भी है, मतलब ये सिंक्रोनस भी है प्लस स्टेशनरी भी है। सिंक्रोनस का मतलब 24 घंटे के अंदर ही एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, लेकिन ये स्टेशनरी है, मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर आपको दिखेगा। ये जो है एक पॉइंट के ऊपर एक टाइम में दिखेगा, फिर ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ये एक ही पॉइंट के ऊपर आपको दिखेगा। तो इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सिंक्रोनस ऑर्बिट, और ये सिंक्रोनस प्लस स्टेशनरी दोनों टाइम के ऊपर होगा। ठीक है, और ये मोस्ट एरिया कवर करेगा एक्सक्लूडिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे
जियो सिंक्रोनस का मतलब 24 घंटे के अंदर अर्थ के साथ ही घूम रहा है। तो ये दोनों ऑर्बिट जियो सिंक्रोनस हैं, लेकिन इन दोनों में से एक जियो स्टेशनरी भी है। मतलब जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस तो है, इसके अलावा वो जियो स्टेशनरी भी है। तो जियो सिंक्रोनस हमारा 24 घंटे के अंदर कंप्लीट चक्कर पूरा कर रहा है, लेकिन ये हमारा स्टेशनरी नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। जो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसको, उसके अंदर अगर आप सेटेलाइट छोड़ोगे, अगर वो सेटेलाइट मान लो यहाँ पे देख रही साउथ अमेरिका को, तो जब ये पूरा घूमता रहेगा ये सिर्फ साउथ अमेरिका को ही देखता रहेगा। ठीक है, अर्थ के साथ साथ में घूमेगा, मतलब स्टेशनरी है अर्थ के, तो अर्थ के साथ साथ में घूमेगा ये। तो ये पूरा जो टाइम होगा 24 घंटे सिर्फ इसी एरिया को देखता रहेगा। तो अगर आपने ब्रॉडकास्टिंग करनी है DTH के लिए, जो आप डिशेज वगैरह होती हैं उनके लिए आप इस ऑर्बिट में छोड़ोगे इनको, उसकी वजह से आप यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो। जो सिंक्रोनस है वो यहाँ पे जिस तरीके से आप ऑर्बिट देख पा रहे हो, ये 24 घंटे के अंदर घूम रहा है क्योंकि सिंक्रोनस है, लेकिन ये किसी एक पॉइंट के ऊपर, मान लो इस पॉइंट को 12 बजे देख रहा है, तो अगले 12 बजे आएगा फिर से इसी पॉइंट के ऊपर। ये जो है अगर मान लो 12 बजे यहाँ पे है, तो ये 1 बजे भी यहीं पे होगा, 2 बजे, 3 बजे, मतलब जितना भी पूरा टाइम आप लेके आओ ये सिर्फ यहीं पे देखेगा, अर्थ के साथ साथ में रोटेट करेगा। ये जो है सिर्फ 24 घंटे के अंदर अपना चक्कर पूरा कर रहा है, अर्थ के साथ साथ नहीं, अर्थ के साथ साथ सिर्फ रोटेशन पूरी कर रहा है, उसी प्लेस को नहीं देख पा रहा है। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल देंगे, ये लड़की बैठी हुई है, यहाँ पे जो स्टार देखा हुआ है इसको सैटेलाइट समझो। अगर जियो सिंक्रोनस में इस सैटेलाइट को छोड़ा जाता है तो ये जो है इसको मान लो 12 बजे देख रही है, इसको 12 बजे यहाँ पे दिखा, 1 बजे यहाँ जैसे दिखेगा, 2 बजे यहाँ पे, फिर ये बैक चला जाएगा और उसके बाद अगले दिन 12 बजे फिर से यहाँ पे पहुँचेगा इसके लिए। तो ये हो गया जियो सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब अगर अर्थ जितने टाइम में अर्थ घूम रही है उतने ही टाइम में ये घूमेगा। ठीक है, सिर्फ ये प्रॉमिस दे रहा है सिंक्रोनस। स्टेशनरी जो है वो सिंक्रोनस तो है, मतलब 24 घंटे के अंदर ही घूम रहा है, लेकिन वो स्टेशनरी भी है, मतलब एक ही प्लेस को देखता रहेगा। अगर इसे ये 12 बजे यहाँ पे दिख रहा है तो 1 बजे भी यहीं पे होगा, 2 बजे भी यहीं पे, 3 बजे भी, सिर्फ इसी प्लेस को देखता रहेगा ये। ठीक है, तभी तो ब्रॉडकास्टिंग होती है आपकी। जो आप डिशेज वगैरह एक साइड पे पॉइंट करते हो तो वो किसी सैटेलाइट को फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है हमारी। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंक्रोनस का मतलब 24 घंटे के अंदर ही दोनों घूम रहे हैं, और स्टेशनरी का मतलब कि दोनों चीज़ें मूव कर रही हैं लेकिन एक ही स्पीड से मूव कर रही है, उसकी वजह से सामने वाली चीज़ स्टेशनरी लग रही है। तो इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो ये मूव कर रही है, अगर ये 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रही है, और ये भी 20 किलोमीटर से जा रही है, तो दोनों सेम स्पीड पे जा रही हैं। तो इस वाली खिड़की पे जो पर्सन होगा उसको सामने वाली खिड़की का पर्सन स्टेशनरी दिखेगा। ठीक है, मतलब वो साथ साथ दिखेगा, दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन उसको लगेगा वो साथ में ही देख रहा है। जैसे यहाँ पे ये जो लड़की बैठी हुई है अर्थ के ऊपर बैठी हुई है, अर्थ भी रोटेट कर रही है। ठीक है, 24 आवर में रोटेट कर रही है, ये भी 24 आवर में रोटेट कर रहा है, लेकिन इन दोनों को लग रहा है, ये दोनों मोशन में, इन दोनों को लग रहा है कि ये इधर ही है और ये भी इधर ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेशनरी हैं दोनों। तो ये हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, और ये जियो सिंक्रोनस का ही टाइप है, मतलब 24 घंटे के अंदर ही पूरा कर रहा है। जो सिंक्रोनस होगा इस टाइप में होंगे, इस टाइप में ऑर्बिट होंगे, लेकिन वो इक्वेटर के ऊपर नहीं होगा। तो स्टेशनरी सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान के अंदर रखनी है। फिर फंक्शन की बात करेंगे सिंक्रोनस ऑर्बिट की, तो दोनों सिंक्रोनस और जो जियो स्टेशनरी है वो भी सेम है, दोनों सेम ऑर्बिट हैं, तो काम दोनों के सेम है। कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, वेदर मॉनिटरिंग के लिए। अब सिंक्रोनस जो था, जो हमने देखा, सिंक्रोनस क्या कर रहा था, एक टाइम पे आपको एक पॉइंट के ऊपर दिख रहा था, उसके बाद वो गायब हो जा रहा था। तो उसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं अगर हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो अगर स्टेशनरी है, स्टेशनरी तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर रखा, मान लो इंडिया के ऊपर पॉइंट किया और वहाँ से आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, तो वो तो काफ़ी ईजी हो जाएगी आपके लिए, वो आपके साथ साथ में रिवॉल्व करेगा। लेकिन ये जो है जियो स्टेशनरी, इसका हमने पीछे ड्रॉबैक देखा, ड्रॉबैक के अंदर हमने देखा कि ये सिर्फ कवर कर पा रहा है ये एरिया। ठीक है, इस एरिया को कवर कर पा रहा है, पोल्स को कवर नहीं कर पा रहा है। तो पोल के ऊपर अगर कोई कंट्री प्रेजेंट है, जैसे रशिया यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उनके लिए मतलब ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर पाएगा यहाँ पे। अगर उन्होंने टीवी वगैरह देखना है तो उसके लिए ये हेल्पफुल नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो आप जो डिश होगी उसको डायरेक्टली पॉइंट करके सिग्नल ले सकते हो, उनके लिए इशू क्रिएट होगा। तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है जियो स्टेशनरी का, जियो सिंक्रोनस का एक स्पेशल टाइप, तो वो होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस एलिप्टिकल ऑर्बिट यूज़ किया जाता है। अगर उन्होंने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यूज़ करने हैं यहाँ पे, तो उनको मल्टीपल सैटेलाइट चाहिए, बहुत ज़्यादा सैटेलाइट चाहिए जिनके द्वारा वो कवर कर सकें, ताकि एक से सिग्नल आए, दूसरे से, तीसरे से, इस टाइप में उनको सैटेलाइट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का यूज़ किया है, ताकि अब यहाँ पे अगर पर्सन प्रेजेंट है उसको सिग्नल यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब काफ़ी बड़े एरिया तक आएगा। जब बैक चली जाएगी सैटेलाइट तो सिग्नल नहीं आएगा। लेकिन अगर वो 2 सैटेलाइट लगा दे यहाँ पे, ठीक है, एक और सैटेलाइट उसने लगाई हुई है जिनका ऑर्बिट का टाइम अलग अलग है,
तो जब ये सैटेलाइट बैक के अंदर जाएगी, यहाँ पे दूसरी सैटेलाइट आ जाएगी और इनको सिग्नल फिर से मिल जाएगा। तो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी का फंक्शन है कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, वेदर मॉनिटरिंग। तो अब हमने एलिवेशन के आधार के ऊपर इनको देख लिया। फंक्शन के आधार के ऊपर एलिवेशन वालों को ही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे पोलर ऑर्बिट। तो पोलर ऑर्बिट मेनली लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं जो कि पोल टू पोल मूव करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा था पिक्चर के अंदर, मतलब पोल टू पोल जा रहे हैं ये। अब इनका फ़ायदा क्या है आपको, जो जियो स्टेशनरी है वो तो पोल्स को कवर नहीं कर रहा है, पोलर ऑर्बिट ऐसे तो घूम ही रहे हैं, अर्थ भी साथ साथ में रोटेट कर रही है। तो ये जो पोलर ऑर्बिट है पूरी अर्थ को कवर कर लेते, पोल्स को तो कवर करेंगे ही करेंगे, अर्थ पूरी रिवॉल्व कर रही है तो अर्थ को भी पूरा कवर करते हैं। तो इसी के लिए पोलर ऑर्बिट को यूज़ कर लिया जाता है हमारे द्वारा, अगर आपने स्पाइंग वगैरह करनी है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए, उन चीज़ों के लिए यूज़ कर लिया जाता है इनको। तो पोलर ऑर्बिट मतलब जो पोल के ऊपर एरिया है वहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यूज टू टेक इमेज ऑफ फुल अर्थ और टेम्परेचर डिटेक्शन, ओजोन डिप्लीशन चेकअप, तो इन सब कामों के लिए इसको यूज़ कर लिया जाता है क्योंकि ये पूरी अर्थ का पिक्चर हमें दे सकता है दूसरों के अलावा। तो पोलर ऑर्बिट का यूज़ इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो जैसा हमने सिंक्रोनस देखा था, मतलब साथ साथ कर रहा है कुछ, तो उसी तरीके से सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब है ये जो है सन से जब आप इसको देखोगे तो ये सेम तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है, जैसे मतलब ये रिवॉल्व करता रहेगा, लेकिन जब सन से इसको देखा जाएगा तो सेम दिखेगा। और इसको इस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मेन सन है हमारे पास में, ये ऑर्बिट है, ठीक है, सन सिंक्रोनस। अगर आप इनको ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको सेम पोजीशन के ऊपर दिखेगा जब आप इसको सन से देख रहे हो। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम एंगल बना रहा है, ठीक है, ये सन से लाइन है इनकी और ये हमारे पास ऑर्बिट है, तो सन से सेम एंगल बना रहा है ये किसी भी पोजीशन के ऊपर। इसको बोलते हैं सन सिंक्रोनस, मतलब सन से जब इसको देखेंगे तो सेम पोजीशन के ऊपर दिखेगा हमें ये किस टाइप में दिखेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 3 वीडियो की लिंक डाल रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, मतलब 1 मिनट की, उसके अंदर आप देखोगे तो एनिमेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा इस ऑर्बिट के बारे में। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है सन सिंक्रोनस का मतलब क्या है, तो जब आप वो चीज़ देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका एक्चुअल में क्या मतलब है। तो सन से जब इसको देखोगे तो सिंक्रोनस दिखेगा, मतलब एक ही पोजीशन के ऊपर आपको दिखेगा, सेम एंगल बनाएगा सन के साथ जब भी होगा ये, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सन सिंक्रोनस। और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है अगर मान लो आपने किसी पर्टिकुलर प्लेस की इमेजेस लेनी है, तो आप पूरी अर्थ के ऊपर, यहाँ पे अगर मान लो दिल्ली की इमेजेस लेनी है और दिल्ली में अगर 9 बजे मान लो जो सन है वो काफ़ी अच्छा पड़ता है और उस टाइम जब इमेजेस लेंगे तो काफ़ी अच्छी बनेगी आपकी। तो इसको इस तरीके से जो है टिल्ट किया जाता है कि ये जब जो है मतलब एक दिन के अंदर तो काफ़ी रिवॉल्व करेगा ये, लेकिन नेक्स्ट टाइम in which satellite passes over any given point of the planet at same local मीन सोलर टाइम, मतलब अगर आपने 9 बजे इसको फिक्स किया हुआ है तो जब ये चक्कर काट के काफ़ी ज़्यादा चक्कर काटेगा, नेक्स्ट टाइम 9 बजे जब सनलाइट वहाँ उस प्लेस के ऊपर अच्छी पड़ी होगी, उस टाइम फिर से उसी प्लेस पे आके इमेजेस आपको देगा ये। तो मेन इसका ये काम होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का। और इसको पहचानेंगे कैसे कि सन के साथ में सिंक्रोनस होता है, सन से देखेंगे तो सेम एंगल क्रिएट करता है ये, और किसी पर्टिकुलर प्लेस की इमेज लेने के लिए इसको जो है फिक्स किया जाता है ऐसे, ताकि जब उस प्लेस के ऊपर अच्छी सनलाइट पड़े तो उसी टाइम ये वहाँ पे आके इमेज ले, ठीक है। तो इसके लिए मैंने वीडियोज़ अटैच करूँगा नीचे, आप वो चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, एनिमेशन के थ्रू आपको पता लग जाएगा। अब बात करते हैं हम जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट की। ट्रांसफ़र ऑर्बिट की बात करेंगे तो स्टेशनरी हमने देख लिया, ठीक है। अगर आपने स्टेशनरी में सैटेलाइट भेजनी है तो आप डायरेक्टली भेज सकते हो, या आपके पास में अगर ज़्यादा फ्यूल आप यूज़ नहीं करना चाहते, डायरेक्ट आप रॉकेट आपके पास में इतना पावरफुल नहीं है कि उसको डायरेक्टली भेज पाओ, तो आप जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट का यूज़ कर सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन द मिशन द लॉन्च व्हीकल जिससे लॉन्च किया जा रहा है वो दो काम कर सकता है। एक तो वो पार्किंग ऑर्बिट में पार्क कर सकता है या उसको डायरेक्टली ऊपर भेज सकता है, ठीक है। तो उस टाइप में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे पार्किंग ऑर्बिट में इसको भेजना हो तो पहले आप जो रेड कलर है यहाँ पे सैटेलाइट यहाँ से ऊपर छोड़ोगे इतने से एरिया के अंदर, ठीक है। आपने पहुँचाना यहाँ पे है लेकिन आप सिर्फ यहीं तक इसको छोड़ रहे हो, थोड़ा टाइम यहाँ पे घूमेगी, उसके बाद आपका इंजन होगा उससे थोड़ा सा इसको स्ट्रोक लगेगा, उसके बाद ऐसे घूमेगा ये, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और घुमाओगे इसको, तो उसी टाइप में आप जो हमारा सैटेलाइट है उसको ऊपर पहुंचा पाओगे, ठीक है। तो ये सब काम इसके द्वारा किए जाते हैं। द जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट इज हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है इसको जियो स्टेशनरी ट्रांसफर बोला जा रहा है, ठीक है, जीटीओ। तो जियो स्टेशनरी जो ट्रांसफर ऑर्बिट है ये हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट है विद पेरी जो मतलब पास होता है इसका पॉइंट,
जैसे ये एलिप्टिकल है ऐसा बोला जा रहा है, और इसका जो पास है पॉइंट ये 180 से 200 किलोमीटर तक है, मतलब ये कितना भी हो सकता है, लेकिन पेरिजी का मतलब पास है ये पॉइंट, एपोजी मतलब दूर वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो पेरिजी वाला पॉइंट है 180 से 200 किलोमीटर अबव है अर्थ सरफेस से, और एपोजी इसका 35,900 किलोमीटर है। तो यहाँ पे इस तरीके से पार्किंग ऑर्बिट में डाला, फिर इसको थोड़ा सा पुश करके आपने इस तरीके से लेके आया आप इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा पुश करके इस तरीके से लेके आएंगे और पूरा उसको कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से इसको बोला जा रहा है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। एलिप्टिकल होता है, पेरिजी इसका काफ़ी पास होता है अर्थ के, एपोजी काफ़ी दूर होता है। और स्पेस क्राफ्ट को जब भी आपने जो है जियो स्टेशनरी में पार्क करना है तो इसके अंदर इंजन होता है जिसको बोलते हैं एपोजी किक मोटर। तो इसके द्वारा इसको थोड़ा सा किक किया जाता है, उसकी वजह से ये धीरे धीरे करके लट्टू की तरह मेन ऑर्बिट के अंदर आता है। तो पहले पार्किंग ऑर्बिट में गया, थोड़ा सा पुश किया, फिर ऐसे गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा पुश किया इंजन ने, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पुश किया, इस तरीके से आया, फिर इसको कंप्लीट पुश करके यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो फ्यूल बचाने के लिए, या आपके पास में इतना पावरफुल रॉकेट नहीं है तो उस काम के लिए यूज़ किया जाता है हमारे द्वारा GTO ऑर्बिट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मिलिटराइजेशन एंड वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि मिलिटराइजेशन क्या होती है, वेपनाइजेशन क्या होती है। अगर आपको किसी ने बोला कि स्पेस फोर्स बना रहे हैं तो उसका क्या मतलब, वो क्या बना रहे हैं, मतलब फोर्स बना के क्या कर लेंगे, अभी क्या हो रहा है, या अभी स्पेस का किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा है, या वो फोर्स बना लेंगे उसके बाद वो कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। तो उन चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो दो टर्म्स यहाँ पे हैं, एक मिलिटराइजेशन, दूसरी वेपनाइजेशन। अगर मिलिटराइजेशन की बात करेंगे तो मिलिटराइजेशन का मतलब आपने मिलिट्री के यूज़ के लिए स्पेस का यूज़ करना है, मतलब मिलिट्री को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेस का यूज़ करना है, या आपने स्पेस के अंदर वेपन लगा के मिलिट्री को कॉम्प्लीमेंट करना है। तो आपकी मिलिट्री होगी नीचे, आपने उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेस का यूज़ करना है, या आप स्पेस में वेपन भी लगा सकते हो या कोई और टेक्नोलॉजी लगा सकते हो। तो मिलिटराइजेशन का मतलब आपने ऊपर सैटेलाइट लगाई हुई है जो कि आपकी मिलिट्री को एड कर रही है, मिलिट्री को एड नेविगेशन के तौर के ऊपर, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए आपकी सैटेलाइट, जो आपकी मिसाइल्स हैं उनके लॉन्च के लिए आपकी सैटेलाइट का यूज़ हो रहा है, वो सब चीज़ें आती हैं मिलिटराइजेशन के अंदर। तो मिलिटराइजेशन क्या हो चुका है स्पेस का, हाँ ये कब का हो चुका है, जब से पहली सैटेलाइट जब से लॉन्च की गई थी तो उसके बाद से मिलिटराइजेशन हो चुका है स्पेस का। तो ये काफ़ी, मतलब ये कोई नई बात नहीं है। मिलिटराइजेशन, इंडिया की मिलिट्री है स्पेस के अंदर, मिलिट्री नहीं है इंडिया की स्पेस के अंदर, लेकिन इंडिया ने अपनी सैटेलाइट ऊपर भेजी हुई हैं जो कि मिलिट्री के काम आती हैं, तो मिलिटराइजेशन वहाँ से हो जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 60 कंट्री दैट आर एक्टिव इन स्पेस एंड हुज मिलिट्री यूज सैटेलाइट फॉर द कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग एंड अदर फंक्शंस। तो इसका मतलब ये है कि मिलिटराइजेशन स्पेस का हो चुका है क्योंकि हमारी सैटेलाइट वहाँ पे हैं, ठीक है। तो आउटर स्पेस जो है उसको मिलिटराइज कर दिया गया है सिंस द लॉन्च ऑफ फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब आता है वेपनाइजेशन का कंसेप्ट। तो वेपनाइजेशन क्या होता है, वेपनाइजेशन का मतलब आउटर स्पेस के अंदर आपने कोई ऐसी डिवाइस फिट करनी है जिससे आप हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, या अर्थ के ऊपर किसी लोकेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो मिलिटराइजेशन हमने समझ लिया। मिलिटराइजेशन के अंदर ही एक सब टाइप आएगा वेपनाइजेशन, ठीक है। मिलिटराइजेशन एक ब्रॉड टर्म होगी, मिलिट्री के यूज़ के लिए स्पेस को यूज़ करना, ठीक है। तो ये हमारी एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर ही वेपनाइजेशन आता है, मिलिटराइजेशन के सब टाइप में ही वेपनाइजेशन आता है। तो वेपनाइजेशन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, फर्स्ट आपने स्पेस से कोई सैटेलाइट का यूज़ करके वहाँ से ही अटैक करना है। जैसे आपकी सैटेलाइट के साथ में न्यूक्लियर बॉम्ब है, आप वहीं से लॉन्च करोगे न्यूक्लियर बॉम्ब और अर्थ के ऊपर गिरा दोगे। जैसे अगर यूएसए चाहता है अटैक करना, जनरल कंडीशन में यूएसए से फ्लाई करेगी कोई मिसाइल और फिर जाएगी रशिया के अंदर, या रशिया अटैक करना चाहता है तो रशिया से फ्लाई करके जाएगी यूएसए के अंदर। लेकिन वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस का मतलब कि वो सैटेलाइट डायरेक्टली मिसाइल्स के ऊपर हमारी सैटेलाइट के साथ में या ऑर्बिट कर रही है, वहाँ से ही उसको फायर किया जा सकता है। एक कंसेप्ट किया जाता है वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस का। दूसरा वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस किसको मान लिया जाता है, अगर आपके पास में ऐसी कैपेबिलिटी है कि कोई ऑब्जेक्ट जो कि ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, मतलब कोई ऑर्बिट के अंदर क्या चीज़ घूम रही है, सैटेलाइट घूम रही है आपकी, कोई आपके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप यहाँ से कुछ लॉन्च करो जो कि ऊपर जाके सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दे, तो वो आता है दूसरा हमारा वेपन। थर्ड वेपन क्या है, थर्ड ऐसा वेपन जो कि इंटरमीडिएट पाथ चूज़ करता है स्पेस को। जैसे यहाँ पे यूएस, यहाँ पे मान लो रशिया, तो रशिया से अगर मिसाइल यूएस तक जानी है तो
स्टेट तो जाएगी नहीं वो कि स्टेट जाके अटैक कर देगी। तो यहाँ इसके लिए बनाई जाती हैं बैलिस्टिक मिसाइल, और वो भी लॉन्ग रेंज के लिए। तो लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल सबसे पहले ऊपर जाती हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस से होके गिरती हैं। मतलब वो क्या कर रही, इंटरमीडिएट रेंज के ऊपर स्पेस का यूज़ कर रही हैं, तो उनको भी जोड़ लिया जाता है वेपन जो कि स्पेस के अंदर होते हैं। तो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस जब आप बात करोगे तो उसमें 3 चीज़ें आएंगी। मिलिटराइजेशन की बात करेंगे तो हम मिलिट्री के लिए स्पेस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो मिलिटराइजेशन। उसी का सब टाइप आ जाएगा वेपनाइजेशन, क्योंकि आप वेपन भी लगा सकते हो मिलिट्री के लिए। अभी हम मिलिटराइजेशन कैसे कर रहे हैं, हमारे पास में ऊपर सैटेलाइट लगी हुई है जिससे हम नेविगेशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलिट्री के लिए आप देख रहे हो नीचे आप रिमोट सेंसिंग वगैरह से, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, हमने देखी हुई है सैटेलाइट इतनी ज़्यादा। तो जो स्पाई सैटेलाइट एंड अदर कोई भी सैटेलाइट है जो कि मिलिट्री यूज़ कर रही है, वो हमारी आ जाती है नॉर्मल, कि मिलिट्री के यूज़ के लिए तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन क्या हमने वेपनाइजेशन कर दी हुई है, तो पार्शियली हाँ बोल सकते हो आप, क्योंकि वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस में क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आती है आपने स्पेस से अटैक करना है, स्पेस से लेज़र से अटैक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हो रहा है, लेज़र से अटैक कर सकते हो, न्यूक्लियर बॉम्ब डाल सकते हो, यहाँ से मिसाइल लॉन्च हो सकती है। एक ये टाइप होता है। सेकंड टाइप होता है कि आपने यहाँ से अटैक करना है किसी ऑर्बिट के अंदर घूम रही चीज़ के ऊपर, मतलब सैटेलाइट के ऊपर। तो वो टेक्नोलॉजी है, हाँ वो डेवलप है, यूएसए के पास, रशिया के पास, चाइना ने भी डेवलप कर ली है, तो वो टेक्नोलॉजी है हमारे पास। तो मतलब वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस दूसरा कंसेप्ट हो चुका है। थर्ड है हमारे पास में कोई इंटरमीडिएट रूप से स्पेस को चूज़ कर रही है अपनी टारगेट तक पहुँचने के लिए, जैसे इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो क्या वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस हो चुका है? हाँ। फर्स्ट कंडीशन में वेपन नहीं भेजे हुए बस ऊपर, सिर्फ इतना कर काम है, बाकी सेकंड थर्ड जो हमने कंडीशन देखी वो फुलफिल हो चुकी है। तो मिलिटराइजेशन तो हो चुका है स्पेस का, वेपनाइजेशन पार्शियली हो चुका है। हमने क्या प्रिवेंट करके रखा हुआ है ट्रीटीज़ के हिसाब से कि आप ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल या कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जैसे आप केमिकल वेपन वगैरह ऊपर ना लेके जाओ, रेडिएशन वगैरह ऊपर ना लेके जाओ, जिसकी वजह से पूरी ह्यूमैनिटी को खतरा हो सकता है, उन चीज़ों को रोका गया है। तो ऊपर वेपन नहीं लगे, बस इसको छोड़ के मिलिटराइजेशन हमने करके रखा हुआ है। तो 2 टर्म्स आई होप आपको पता लग गया होगा। मिलिटराइजेशन क्या होता है, वेपनाइजेशन। वेपनाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस कैन बी अंडरस्टूड एज प्लेसिंग स्पेस बेस्ड डिवाइसेज that has destructive capacity in orbit. Some argue that the devices that are not placed in orbit but have the ability to destroy the space based devices also constitute space weapon. तो यहाँ पे एक तो आपको बता दिया कि जो डिस्ट्रक्ट कर सकती है ऑर्बिट से नीचे, हमारे कोई लेज़र आती है या कोई मिसाइल आती है। सेकंड हमें बताया गया यहाँ पे कि कोई ऐसी डिवाइस जो कि स्पेस में कोई चीज़ है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है। एंड अदर आर्ग्यू दैट द डिवाइसेज दैट ट्रैवल थ्रू द स्पेस टू रीच देयर टारगेट कुड प्ले अ पार्ट इन वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। तो जो इंटरमीडिएट रूप से स्पेस को यूज़ करती हैं वो भी वेपनाइजेशन में आ सकता है। तो पार्शियल वेपनाइजेशन भी हो चुकी है स्पेस की। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ वेपनाइजेशन जो हमने पहले देख लिया। उसके अंदर हम देख सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल हमारी आ जाती है, ठीक है। आप सैटेलाइट से लेज़र का यूज़ कर रहे हो, न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए उसको यूज़ कर रहे हो, या आप सैटेलाइट के सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए आपके पास में जैमर है, ठीक है। अगर आप जैम कर सकते हो सिग्नल को, जो कि काफ़ी कंट्रीज़ के पास में है, किसी और कंट्री की सैटेलाइट को, तो उसको भी बोलते हैं हम वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। या आपके पास में कोई टेक्नोलॉजी है जैसे ASAT टेक्नोलॉजी, एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा आप यहाँ से मिसाइल छोड़ोगे और सैटेलाइट को उड़ा दोगे, तो वो टेक्नोलॉजी भी हमारी आ जाती है वेपनाइजेशन। तो एग्जांपल हमने देख लिए, ये चीज़ें समझ ली। तो डू कंट्रीज़ हैव वेपन टू वेपनाइज द स्पेस। तो यहाँ पे बात हो रही है कि क्या कंट्री के पास में वेपन हैं जिससे वो वेपनाइज कर सकते हैं। दो मतलब जो हमने चीज़ें देखी यहाँ पे उस हिसाब से तो उनके पास में वेपन हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कंट्रीज़ के पास में वेपन हैं जिससे वो वेपनाइज कर सकते हैं स्पेस को। तो हमारे पास में स्पेस रेस वर्ल्ड वॉर 2 होती है। उसके बाद हमारे पास 2 सुपर पावर आती हैं, एक US एक USSR, ठीक है। 1990 में USSR टूट जाता है और उसका सबसे बड़ा टुकड़ा जो है वो रशिया है आज। तो अब इनके बीच में कोई ना कोई इनको फील्ड चाहिए थी जहाँ पे ये अपनी सुपीरियरिटी शो कर सकें। फिर आता है स्पेस, ठीक है। पहले न्यूक्लियर फील्ड आती है, फिर दोनों न्यूक्लियर टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद इनके पास कुछ बचता नहीं, उसके बाद देखते हैं स्पेस के अंदर। तो USSR 1957 के अंदर स्पुतनिक सैटेलाइट भेजता है ऊपर, उसके बाद शुरू हो जाती है स्पेस रेस। अब स्पेस के अंदर ये दोनों अपनी सुपीरियरिटी शो करने लगते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर सकता है, कि स्पेस के अंदर कौन अच्छी सैटेलाइट भेजेगा, कौन नई चीज़ें करेगा। फिर उसी तरीके से अमेरिका उसके अंदर विनर बन जाता है जब अमेरिका मून के ऊपर पर्सन जो है भेज देता है। तो स्पेस रेस शुरू होती है ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। वर्ल्ड टू ग्रेट पावर सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका स्पेंड लार्ज प्रपोर्शन ऑफ देयर GDP
इन डेवलपिंग मिलिट्री टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, ठीक है, सेटेलाइट वगैरह पे काफ़ी इन्वेस्ट किया। तो उनके बीच में स्पेस रेस शुरू हो जाती है। अब वो क्या थी, जब उन्होंने सेटेलाइट वहाँ पे ऑर्बिट में लगाना शुरू कर दी, उसके बाद उन्होंने एंटी सेटेलाइट वेपन भी बनाना शुरू कर दिए। एंटी सेटेलाइट वेपन वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस का पार्ट है, ठीक है। 3 पार्ट हैं, इन 3 पार्ट को ध्यान में रखना, आपका क्लियर हो जाएगा जितना आगे चलेगा हमारा पूरा कंसेप्ट, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर क्लियर होंगी तो आपको समझ आ जाएगा क्या एक्चुअल में बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो एंटी सेटेलाइट वेपन, डेवलप एंटी सेटेलाइट वेपन, तो मतलब एंटी सेटेलाइट वेपन तो इन्होंने डेवलप कर लिए। उसके बाद अब आपने सेटेलाइट ऊपर प्लेस करनी है। कैसे प्लेस करोगे, आप ऐसे रॉकेट भेजोगे ऊपर, वो उसको ऑर्बिट में रखेगा, वो घूमती रहेगी। तो जो सेटेलाइट प्लेस करने की टेक्नोलॉजी और जो बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है वो सेम होती हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने सेटेलाइट को भेजने की टेक्नोलॉजी मास्टर कर ली, तो उसके बाद आई बैलिस्टिक मिसाइल की बात, कि अब मिसाइलें भेजेंगे अगर काफ़ी दूर दूर तक भेजनी है तो डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकती। बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बनाएंगे जो कि ऑटर हमारे स्पेस से होके गिरेगी कंट्री के ऊपर। तब इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल बनाना शुरू कर दिया, जिनके ऊपर हम न्यूक्लियर वेपन को लाद सकते थे और एक दूसरे पे अटैक कर सकते थे। और ऐसी बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल भी अलग अलग टाइप की हो सकती है। शॉर्ट रेंज की हो सकती है, मीडियम रेंज की हो सकती है, इंटरमीडिएट रेंज की हो सकती है, और एक सबसे बड़ी होती है इंटरकंटिनेंटल, मतलब शॉर्टर, छोटे डिस्टेंस के लिए, मीडियम उससे थोड़ा बड़ा, इंटरमीडिएट थोड़ा सा बड़ा, इंटरकंटिनेंटल मतलब बहुत बड़ा, एक कंटिनेंट से कंटिनेंट पे वार करने के लिए। इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अब इनके द्वारा बना दी गई। अब जब ये स्पेस रेस शुरू हो जाती है, उसके बाद यूएसए यहाँ पे नाइक जीएस प्रोग्राम लॉन्च करता है, जिसके द्वारा इनके द्वारा सोचा गया था कि अगर इनके अगेंस्ट कोई इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आएगी, अगर जो हमारा यूएसएसआर है, जो प्रेजेंट डे रशिया है, अगर वो इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हमारे ऊपर छोड़ेगा, तो वो उस मिसाइल को टैकल करने के लिए, अब उस टाइम जो था सिर्फ न्यूक्लियर जो बॉम्ब का खतरा था उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। तो बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे सिर्फ एक मिसाइल की बात नहीं हो रही है, उसके अंदर लोड है न्यूक्लियर बॉम्ब, तो हम उसके ऊपर फायर करेंगे। अपनी नाइक न्यूक्लियर मिसाइल होगी और उसको हम पहले ही ऊपर ही जैसे फायर करेंगे, वो स्पेस के अंदर जाएगी, वहीं पे उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसके बाद वो गिरेगी नॉर्थ पोल के ऊपर, ठीक है। तो ये प्रोग्राम था, सून इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने प्रोजेक्ट डिफेंडर लॉन्च किया। प्रोजेक्ट डिफेंडर के अंदर इनके द्वारा बोला गया कि हम जो सोवियत यूनियन इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करेगी। यहाँ पे मिसाइल के बारे में बता देता हूँ मैं, 2 टाइप की मिसाइल यहाँ पे समझ सकते हो। एक हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल जो कि पहले ऊपर जाएगी, इसको पावर दे के ऊपर भेजा जाएगा, उसके बाद ये ग्रेविटी के फोर्स से नीचे गिरेगी, ठीक है। एक होती है क्रूज़ मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल को हॉरिजॉन्टली भेजा जाता है, उसको टारगेट बताएंगे, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अलग अलग टाइप की होती हैं क्रूज़ मिसाइल में भी, जो गाइडिंग सिस्टम है उस बेस के ऊपर अलग अलग हो सकती है, ऐसे ऐसे किसी भी तरीके से जाके टारगेट को हिट कर सकती है। तो यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अगर सोवियत यूनियन छोड़ेगा, तो हम जहाँ से वो छोड़ रहे हैं वहीं पे अपनी सैटेलाइट के अंदर हमारा वेपन होगा। यहाँ से अगर जो यूएसएसआर है वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर छोड़ेगा, हम यहाँ से उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब उनके ऊपर ही उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर इनकी बात चली, और ये भी उस टाइम जैसी टेक्नोलॉजी थी उस हिसाब से मतलब फिजिबल नहीं था प्रोग्राम, इसको भी लॉन्च नहीं कर सके। उसके बाद इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया सेंटिनल प्रोग्राम के ऊपर, और सेंटिनल प्रोग्राम से इन्होंने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बनाए, जिससे कि मिसाइल सिस्टम को रोका जा सकता था। और आज इंडिया कौन सा सिस्टम ले रहा है, S-400 सिस्टम, तो वो भी हमारा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, उनको रोकने की बात हो रही है यहाँ पे। और इंडिया के पास में 2 अपने सिस्टम भी हैं, उनके बारे में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। अब आता है लेट 1950s के अंदर, मतलब जब स्पेस रेस शुरू हो चुकी है, 57 की बात है, 57 के बाद की बात है। यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स वो सोचते हैं कि हमें अपनी सुपीरियरिटी शो करने के लिए हम न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ेंगे मून के ऊपर। मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि क्या स्पेस को हम एज अ मीडियम ऑफ वॉर यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि यूएस और यूएसएसआर ने पहले ये सब तरीके आजमा चुके हैं कि किस तरीके से स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, क्या हम स्पेस के अंदर करेंगे। जब नई नई इनके पास में टेक्नोलॉजी आई, तो इन्होंने सोचा कि हम मून के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब फेंक देते हैं, ठीक है, ताकि अपनी सुपीरियरिटी शो कर सकें अब पूरे वर्ल्ड को और यूएसएसआर को मेनली। और उसके बाद इन्होंने प्रोजेक्ट हॉरिजॉन स्टार्ट किया, जिसके बाद मतलब इन्होंने फोड़ा तो नहीं, ये बॉम्ब नहीं फोड़ा इन्होंने, ये सब चीज़ प्रोजेक्ट जो है कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट हॉरिजॉन इनके द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके अंदर बोला गया हम फिजिबिलिटी देखेंगे कि मून के ऊपर क्या हम बेस बना सकते हैं, ठीक है। सोचो मून के ऊपर बेस बनाने की बात सोच रहे हैं उस टाइम। उसके बाद लूनेक्स प्रोग्राम इनके द्वारा लॉन्च किया गया 1968 के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने सोचा कि हम एक अंडरग्राउंड 21 एयरमैन एयरफोर्स बेस बनाएंगे मून के ऊपर। ये भी प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं। अब बात करेंगे, इतने सारे प्रोग्राम इनके द्वारा सोचे गए
जो यूएसएसआर था उनके द्वारा भी कई प्रोग्राम सोचे गए, लेज़र के प्रोग्राम सोचे गए, लेकिन उतने ज़्यादा वो सफल नहीं होते। और प्रोग्राम आज के कंडीशन के हिसाब से हमें पता ही है कि स्पेस के अंदर कोई वेपन नहीं लगा हुआ है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो। सेकंड बात रही कि सैटेलाइट को उड़ाने वाला सिस्टम, वो सिस्टम डेवलप हो चुके हैं। थर्ड बात, बैलिस्टिक मिसाइल जो कि स्पेस से जाके हिट करेगी टारगेट को, वो भी डेवलप हो चुकी है। इंडिया के पास में भी मिसाइल्स हैं ऐसी। अब ये सिस्टम डेवलप हो चुके हैं, मतलब वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस के अंदर एक ही चीज़ बची हुई है, वो है स्पेस के अंदर आपने वेपन नहीं लगाए हुए हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ इन्होंने करके रखा हुआ है। अब बात करेंगे अगर मिलिटराइजेशन, मिलिट्री की सैटेलाइट किस किस कंट्री के पास में है? यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड इंडिया, इजराइल। तो इनके पास में पहले से ही मिलिट्री की सैटेलाइट हैं, तो मतलब मिलिटराइजेशन स्पेस की हो चुकी है। वेपनाइजेशन पार्शियल तरीके से हुई है, सिर्फ एक ही तरीका बचा हुआ है कि ऊपर हमने वेपन नहीं लगाए हुए हैं, उसके अलावा हमने सब कुछ करके रखा हुआ है। अब बात करेंगे स्पेस वॉरफेयर की। तो स्पेस वॉरफेयर का मतलब होता है कि हमने आउटर स्पेस के अंदर वॉर करनी है, मतलब जो टारगेट है वो आउटर स्पेस के अंदर है, ठीक है। आउटर स्पेस का क्या मतलब हो रहा है? यहाँ पे कोई भी बॉडी होती है उसके पास में गैस से बना हुआ एक एनवायरनमेंट होता है जिसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है, जिसमें गैसेस वगैरह प्रेजेंट होती हैं, और एक ऊपर स्पेस होता है, ठीक है। तो एक गैस वाला एनवायरनमेंट, एक स्पेस होता है, तो यहाँ पे स्पेस की बात हो रही है, ठीक है। तो आउटसाइड द एटमॉस्फेयर क्या करेंगे? हम फाइट करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली जो टारगेट होता है वो स्पेस के अंदर होता है। तो स्पेस के अंदर टारगेट मान लो सैटेलाइट, एक सैटेलाइट, दो सैटेलाइट। तो स्पेस वॉर का क्या मतलब? आप यहाँ से लॉन्च करोगे और दुश्मन देश की सैटेलाइट उड़ा दोगे, इसको बोलते हैं स्पेस वॉरफेयर। या आप क्या कर सकते हो? इस सैटेलाइट से इस सैटेलाइट के ऊपर हमला करोगे, इस सैटेलाइट के अंदर लेज़र है, इसके ऊपर हमला करके इसको इवेपोरेट करके उड़ा देगी, तो इसको बोलते हैं स्पेस वॉरफेयर। जो यहाँ से अटैक करेंगे नीचे, यहाँ से बॉम्ब वगैरह फोड़ेंगे, उसको स्पेस वॉरफेयर नहीं बोलते। स्पेस वॉरफेयर उसी वॉरफेयर को बोला जाता है जिसमें जो टारगेट होता है वो स्पेस के अंदर होते हैं। या तो सैटेलाइट टू सैटेलाइट आप लड़ाई कर रहे हो, या तो आप ज़मीन से ऊपर की तरफ कोई चीज़ भेज रहे हो जिससे सैटेलाइट को हार्म होती है। तो ये चीज़ होती है स्पेस वॉरफेयर। अब बात करते हैं स्पेस लॉ की, क्योंकि ये जो स्पेस के अंदर वेपनाइजेशन नहीं हुई, ये क्यों नहीं हुई? क्योंकि कुछ तो इन्होंने अपनी तरफ से रिस्ट्रेन कर लिया दोनों कंट्रीज़ ने, और स्पेस के अंदर लॉज भी बनाए गए जिसके द्वारा इनको मना किया गया। तो वेपनाइजेशन के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं, 3 में से 2 कर ली गई हैं। स्पेस के अंदर वेपन नहीं रखे गए हैं। स्पेस लॉज क्या होता है? स्पेस लॉ होता है काफ़ी ज़्यादा स्पेस के लॉ, जिसमें ट्रीटीज़ आ जाएंगी, कुछ रिजोल्यूशन आ जाएंगी यूएन के। ये सब कंप्राइजेज इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटीज़, कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन, रूल्स, रेगुलेशन, मतलब जो भी स्पेस को रेगुलेट करने के लिए जो बातें की गई हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, रिजोल्यूशन पास किए गए, ट्रीटी बनाई गई, वो सब आ जाते हैं पार्ट स्पेस लॉ का। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिजोल्यूशन वगैरह सब कुछ आता है जो कि हमारे यूपीएससी के लिए काम का नहीं है, ठीक है। अगर वो हाईलाइट होता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक तो वो हमारे लिए काम का होगा, ऐसे अदरवाइज़ आपको इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है? हमें एक आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967 के अंदर इसको किया गया था, उसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेस ट्रीटी के अंदर एक आती है आउटर स्पेस ट्रीटी, जिसको 1967 के अंदर साइन किया गया था। इसकी बातें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था द एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ ऑफ आउटर स्पेस शैल बी कैरिड आउट for the benefit and interest of all countries and shall be in the province of all mankind। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो भी आप स्पेस के लिए एक्सप्लोरेशन करोगे वो सब कंट्रीज़ के लिए इंटरेस्ट में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कोई कंट्री अपने लिए एक्सप्लोरेशन करेगी या कुछ करेगी। इसमें बोला गया कि जो भी आप काम स्पेस के लिए करोगे, स्पेस कोई आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि आपके ऊपर जो स्पेस है, अब अर्थ स्पिन कर रही है, आपको क्या पता आपके ऊपर कौन सा स्पेस है। तो जो स्पेस है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो पूरे ह्यूमैनिटी की प्रॉपर्टी है। तो जो उससे काम किया जाएगा वो सब इंटरेस्ट, मतलब ऐसा काम करो जिससे कि सबका भला हो। आउटर स्पेस शैल बी फ्री फ्रॉम एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ बाय ऑल द स्टेट। तो इसके अंदर आप कोई एक्सप्लोरेशन नहीं करोगे, मतलब अपने तरीके वाली कोई एक्सप्लॉइट करके ले आए कोई मटीरियल वगैरह, जो भी चीज़ें आप इसके अंदर करोगे वो सब कुछ यूज़ किया जाएगा सभी स्टेट्स के द्वारा। नेक्स्ट है आउटर स्पेस और एक्सप्लोरेशन का मतलब यहाँ पे ये भी आ जाता है कि आप वहाँ पे जाके कोई एयर बेस नहीं बना दोगे अपना कि एक्सप्लोर करके वहाँ पे बैठ गए आप। ये सभी का आ रहा है, मतलब इसके लिए आप कोई पर्टिकुलर अपने लिए अधिकार नहीं जता सकते इसको। आउटर स्पेस इज़ नॉट सब्जेक्ट टू नेशनल अप्रोप्रिएशन बाय क्लेम ऑफ सोवरेनिटी। तो आप आउटर स्पेस के ऊपर ये नहीं बोल सकते ये हमारा स्पेस है, ठीक है, या ऑक्यूपाई कर दिया किसी को, या किसी और तरीके से आपने सोवरेनिटी जाहिर कर दी, ये किसी का नहीं होगा। कोई भी सैटेलाइट छोड़ सकता है ऊपर, आउटर स्पेस सबका है। और स्टेट सेल नॉट प्लेस न्यूक्लियर वेपन, तो ये हमारे पास प्रोविजन आता है, न्यूक्लियर वेपन नहीं आप प्लेस करोगे वहाँ पे, और अदर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब जिनसे लार्ज स्केल के ऊपर डिस्ट्रक्शन कर सकते हो आप, वैसे वेपन वहाँ पे आप प्लेस नहीं करोगे, जैसे केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, ठीक है, उस टाइप के वेपन आप वहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते।
ऑर्बिट के अंदर या सिटेशियल बॉडी की, या तो आप मून के भी नहीं उठा सकते उसको, या ऑर्बिट के अंदर जो घूम रही है उनके अराउंड भी आप उसको नहीं रख सकते, ठीक है। ना ही आपको स्टेशन बनाओगे मिलिट्री के लिए, कोई भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करोगे इसको कि मिलिट्री बेस बना के आपके सोल्जर वहाँ पे रह रहे हैं। नेक्स्ट आता है मून एंड द सिटेशियल बॉडी शैल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पीसफुल यूज़। तो जैसे मून के लिए पीछे क्या देखा हमने कि ये बोल रहे थे मून के ऊपर बेस बनाएंगे, अंडरग्राउंड बेस बना देंगे, यहाँ पे बोला कि इसको एक्सक्लूसिव तरीके से आप पीसफुल तरीके से यूज़ करोगे। फिर बोला एस्ट्रोनॉट जो स्पेस के अंदर जाते हैं वो एनवॉय होंगे मैनकाइंड के, मतलब वो हमारे पूरी ह्यूमैनिटी को जो है रिप्रेजेंट करके ऊपर जा रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा किसी कंट्री के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा बोला गया इसके अंदर स्टेट सेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनल स्पेस एक्टिविटी वेदर कैरी आउट बाय द गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एक्टिविटी। यहाँ पे बोला गया कि जो आपकी स्टेट है, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर अगर कोई प्राइवेट कंपनी है वो भी अगर ऊपर चीज़ें भेज रही है कुछ भी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी स्टेट की है। चाहे वो यहाँ से कुछ चीज़ भेज रही है और ऊपर जाके मान लो किसी और की सैटेलाइट से टकरा के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? इस स्टेट की। अगर यहाँ से कोई प्राइवेट बॉडी ने कोई सैटेलाइट लॉन्च की, उससे कोई इश्यू आता है, उससे कुछ होता है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? उस स्टेट की जिसकी वो प्राइवेट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी भी, नॉन गवर्नमेंट बॉडी भी। स्टेट सेल बी लायबल फॉर द डैमेज कॉज्ड बाय देयर स्पेस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बोला गया कि स्पेस, अगर आपके स्पेस ऑब्जेक्ट से कोई डैमेज होती है तो उसकी आपको पैसे देने पड़ेंगे। जैसे इंडिया का जो स्पेस डेब्रिस था वो जापान के एक विलेज के अंदर गिरा था, तो इंडिया को उसकी कंपेंसेशन पे करनी पड़ी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर। और स्टेट को कोई भी हार्मफुल कंटेमिनेशन स्पेस के अंदर, सिटेशियल बॉडी के अंदर, उसको प्रिवेंट करना चाहिए। आप जाके जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर दी, वहाँ से कंटेमिनेशन होगी, या आप स्पेस के अंदर डेब्रिस क्रिएट कर रहे हो, जानबूझ के आप कचरा फैला रहे हो स्पेस के अंदर, वो सब चीज़ें नहीं की जा सकती आपके द्वारा। तो यहाँ पे ये सब बोला गया। अब इसके अंदर एक जो ट्रीटी के अंदर कैच है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बोला न्यूक्लियर वेपन को और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को, तो सिर्फ इनको बैन करने की बात हुई। ट्रीटी डज नॉट बैन द प्लेसमेंट ऑफ वेपन इन द स्पेस इन जर्नल, ओनली न्यूक्लियर वेपन एंड वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वर बैंड। तो यहाँ पे नॉर्मल से जो न्यूक्लियर वेपन एंड मास डिस्ट्रक्शन वाले हैं उनको बैन किया गया, जो जर्नल वेपन होते हैं उनको बैन नहीं किया गया। तो ये ट्रीटी का ड्रॉबैक था, लेकिन स्टेट्स ने खुद को रिस्ट्रिक्ट किया, किसी ने मतलब वेपन वगैरह प्लेस नहीं किया। अब बात करेंगे मेन जो मुद्दा है हमारा, जिसको हम डिस्कस करने वाले थे, स्पेस फोर्स के बारे में, कि ट्रंप ने बोला स्पेस फोर्स बनाएंगे। तो क्या ये सपना था कि ट्रंप को सपना आया कि उठा जैसे, और उसने ट्वीट करके बता दिया कि स्पेस फोर्स ऑल द वे, कि मतलब स्पेस फोर्स अब आने वाली है हमारी। तो किस तरीके से बनी और क्या इसके फ़ायदे होंगे, क्या यूएसए देख रहा है इसमें, वो सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज प्लानिंग टू क्रिएट अ स्पेस फोर्स, अ न्यू ब्रांच ऑफ यूएसए मिलिट्री बाई 2020। द स्पेस फोर्स, और ये क्या क्या काम करेगी वो सब चीज़ें देखेंगे। तो स्पेस फोर्स विल बी न्यू डिपार्टमेंट ऑफ द यूएसए मिलिट्री विच हैज़ डिस्क्राइब्ड एज अ सेपरेट वर्टिकल। दिस विल बी 6th सर्विस आफ्टर आर्मी, नेवी, मैरीन कॉर्प, कोस्टल गार्ड, Air Force. At present, USA Air Force Space Command took after the Space Force and Cyber Warfare, Air Force Warfare. तो यहाँ पे बात की गई 1982 के अंदर, उस टाइम के प्रेसिडेंट होते हैं हमारे पास में रोनाल्ड रेगन। उस टाइम क्रिएट की जाती है यूएसए की स्पेस कमांड, ठीक है, जो कि मेन कोऑर्डिनेशन वाला काम करने वाली थी स्पेस कमांड। लेकिन ये कोई इंडिपेंडेंट क्रिएट नहीं की जाती है, ये क्रिएट की जाती है एयरफोर्स के अंडर ही। तो हमारे पास 3 ब्रांचेज होती हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। एयरफोर्स के अंडर ही 1982 के अंदर यूएसए की स्पेस कमांड बना दी जाती है, जो कि अब एयरफोर्स के अंडर है, कोई सेपरेट कमांड नहीं है। अब क्या बात हो रही है यहाँ पे कि सेपरेट बनाएंगे इसको, कि हम एक सेपरेट अलग वॉर के लिए फील्ड बना देंगे। जैसे पहले जब एयरफोर्स नहीं होती थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, तो एयरफोर्स वगैरह कोई सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, जैसे डिवाइड करते हैं हम मिलिट्री को, उसके अंदर हमारे पास में एयरफोर्स, नेवी, नेवी और आर्मी। तो वैसे ही स्पेस के अंदर ज़्यादा एक्सप्लोरेशन बढ़ती है, स्पेस के अंदर ऑब्जेक्ट वगैरह बढ़ते हैं किसी कंट्री के, तो वो स्पेस की फोर्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो 1982 के अंदर इनके द्वारा क्रिएट की गई यूएस स्पेस कमांड, जो कि एयरफोर्स के अंदर थी। अब बोला जा रहा है कि सेपरेट इसको क्रिएट करेंगे। तो उस टाइम जब इन्होंने क्रिएट की तो एयरफोर्स के अंडर ही इसके लिए थोड़े से ऑफिसर की संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है, उनको बढ़ा दिया गया और थोड़ा सा बजट इंक्रीज़ कर दिया गया कि ये सब काम कर दिए जाएंगे। अब जब ये कर दिया गया तो उसके बाद यूएसए के अंदर डिमांड उठने लगी कि वहाँ पे स्पेस फोर्स के लिए आप आगे बढ़ो, हमें स्पेस फोर्स क्रिएट करनी चाहिए। तो उसी को देखते हुए जब हम 200 की बात करेंगे, ठीक है, 2000 की बात करेंगे, तब तक आते हुए वहाँ जो यूएसए है उनके डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम रम्सफेल्ड थे, उनके द्वारा जो है कमेटी का गठन किया गया और कमेटी ने फिर
2002 के अंदर अपनी रिपोर्ट दी। अब कमीशन टू असेस द यूनाइटेड स्टेट नेशनल सिक्योरिटी स्पेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन 2001 के अंदर रिपोर्ट दी जाती है, जिसके अंदर इनके द्वारा बात की जाती है। हम यहाँ ये देखना चाहते हैं कि ट्रंप ने क्या एकदम बात कर दी कि हम ये स्पेस फोर्स क्रिएट करेंगे, तो क्या इसके पीछे कोई बैकग्राउंड भी था। तो 2001 के अंदर जैसे पहले इन्होंने स्पेस कमांड बना दी, फिर इसके बाद आती है ये रिपोर्ट के अंदर बोला जाता है कि यूनाइटेड स्टेट अपने को और अपने जो अलाई हैं उन सबको डिफेंड करने के लिए हमें स्पेस फोर्स बनानी चाहिए, हमें पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और अगर वॉर होती है तो उस कंडीशन में हमें लड़ाई करने के लिए और स्पेस की रेस में आगे रहने के लिए, कंट्री में डोमिनेट करने के लिए, और हमें कोई अगर क्राइसिस होता है या किसी कन्फ्लिक्ट होता है या हमने किसी से लड़ाई हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में एक नया फ्रंट होना चाहिए वॉर के लिए। तो 2001 के अंदर बोल दिया जाता है कि स्पेस फोर्स होनी चाहिए। स्पेस फोर्स के बारे में बोला और बोला सेपरेट डिपार्टमेंट बनाओ स्पेस का, ठीक है, और स्पेस फोर्स की क्रिएशन करो आप। फिर ये काम थोड़े टाइम के लिए जो है ठंडे बस्ते में पड़ जाता है, फिर धीरे हो जाता है। फिर 2007 के अंदर चाइना पे अपनी कैपेबिलिटी शो करने के लिए उनकी एक पोलर वेदर सैटेलाइट होती है, उसको उड़ा देता है अपनी मिसाइल के द्वारा। तो एसैट सिस्टम के द्वारा उसको उड़ा देता है, एंटी सैटेलाइट सिस्टम उसके द्वारा अपनी सैटेलाइट को ही उड़ा देता है। उसके बाद यूएसए के अंदर आवाज़ें उठने लगी कि हमारी ये हमारी सैटेलाइट है उनको भी खतरा है, क्योंकि चाइना उस टाइम काफ़ी उभर रहा था, ठीक है। चाइना का तो मतलब जो मेन जो क्रक्स है उनकी पावर का वो तो पहले से ही क्लियर है, जो उनकी आज़ादी के बाद ही उनका जो डोमिनेशन वाला एटीट्यूड है वो पहले से क्लियर है। तो उनका ये जो प्रोग्राम था एसैट क्रिएट करने का, ये तो 60-70 से ही उन्होंने सोच के रखा था कि हमने सब कुछ क्रिएट करके रखना है, तो वो तो पहले से क्लियर है कि हमने डोमिनेशन करनी है। तो यूएसए को भी उसके बाद में इसकी आवाज़ें उठने लगती हैं, लेकिन ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। फिर 2015 के अंदर चाइना जो है एक स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट फोर्स बना देता है, ठीक है। ये आपको कोई प्रीलिम में पूछने नहीं वाला, इसलिए मैंने इनके नोट्स नहीं लिखे हुए हैं यहाँ पे कोई भी, लेकिन अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट फोर्स बना देता है जो कि डील करेगी स्पेस से और साइबर मैटर से, मतलब एक तरीके से जो एग्जिस्टिंग इनकी फोर्स है उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट फोर्स इनके द्वारा बना दी गई। अब ये जब चीज़ें बनाई गई तो फिर यूएसए के अंदर डिमांड्स उठने लगी, और अब फाइनली जाके यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट उनके द्वारा बोला गया कि हम ये फोर्स क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसका बैकग्राउंड था जिसके अंदर फोर्स क्रिएट करने के लिए बोला गया। वैसे अगर जनरल सेंस में पूछा जाए तो एयर फोर्स के अंदर पहले से ही कैपेबिलिटी है, वहाँ पे पहले से ही पर्सनल तैनात हैं, तो कोई सेपरेट बना देंगे तो जो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो बोले सेपरेट बना देंगे, कोई कुछ और नहीं कर लेना आपने, कोई एक्स्ट्रा नहीं कर दोगे, जो फोर्स तो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। अब जो ये फोर्स क्रिएट करना चाहते हैं वो कांग्रेस के अप्रूवल के बगैर नहीं होगी, और कांग्रेस अप्रूव करने के लिए काफ़ी टाइम भी ले सकती है इसके लिए, तो हो सकता है काफ़ी सालों के बाद आइए, ठीक है। तो ये हो सकता है। और जो क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं इसको, ये बोल रहे इतना एक्सपेंसिव डिपार्टमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत ही क्यों है आपको, एयरफोर्स आपका काम देख तो रही है पहले से जो आप देखना चाहते हो। तो अब हम देखेंगे कि स्पेस फोर्स की नीड क्यों है हमारे यूएसए को। तो स्पेस फोर्स को ये एस्टैब्लिश करके ये कंट्रीज़ को, जैसे चाइना, रशिया, इनको सिग्नल भेजना चाहते हैं कि यूएसए डोमिनेंट पावर है, हमने स्पेस में भी सबसे पहले जाके झंडा गाड़ेंगे, ठीक है। तो ये डेडिकेटेड मिलिट्री की ब्रांच बना देना चाहते हैं। नेक्स्ट है, चाइना ने 2015 में स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट फोर्स बना दी, जिसको जो डील करती है स्पेस के मैटर में और साइबर डोमेन के अंदर, ठीक है। तो चाइना के द्वारा फोर्स बनाई गई ये फोर्स जो है स्पेशल नहीं है, स्पेस फोर्स की तरह नहीं है, ये सेपरेट मतलब छोटी मोटी फोर्स है जो कि दो चीज़ों से डील कर रही है हमारे पास, स्पेस और साइबर। जिस टाइप की फोर्स यूएसए बनाने की बात कर रहा है उस टाइप की फोर्स नहीं है ये, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आती है, यूएसए तो डोमेन क्रिएट करने की बात कर रहा है अपने लिए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे 2015 के अंदर ही, मतलब रशिया के पास ऐसी फोर्स है, रशिया के पास स्पेस फोर्स नहीं है। रशिया की जो स्पेस फोर्स है वो इनकी एयर फोर्स है उसके साथ ही मर्ज है, ठीक है। तो इनकी फोर्स को बोला जाता है रशियन एरोस्पेस फोर्स। तो चाइना के पास भी नहीं है कोई डेडिकेटेड फोर्स, रशिया के पास में भी कोई डेडिकेटेड फोर्स नहीं है स्पेस के लिए। तो अब यूएसए इस काम के लिए आगे रहना चाहता है। फ्यूचरिस्टिक एम एट डेवलपिंग कैपेसिटी फॉर सिक्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अगर फ्यूचर के अंदर सभी कंट्री जो है स्पेस की रेस के अंदर आगे बढ़ जाती है तो यूएसए के पास एज होगा कि उसने पहले स्टार्ट कर दिया है, और पीस मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड के अंदर उस चीज़ के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये इनके द्वारा बोला जा रहा है। और अगर हम बाद में लूनर के ऊपर मतलब मून के ऊपर एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जैसे मून से हीलियम-3 के बारे में मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर्स में, अगर मून से हम हीलियम-3 एक्सट्रैक्ट करने लग जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें ये फ़ायदा करने वाली है कि अगर कमर्शियल एक्टिविटी स्पेस में शुरू हो जाती है तो किसका दबदबा होगा उसके ऊपर, वो सब चीज़ें जिसने पहले स्टार्ट किया होगा उसका दबदबा होगा। जो आपने ट्रीटी बनाई हुई है वो साइन तो कर दी, इनकी मर्जी है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, सुपर पावर मतलब कोई भी तोड़ सकता है उसको,
चाइना ऊपर बेस बनाने की तैयारी में है, मून के ऊपर बेस बनाने की तैयारी में है, जो हमारा यूएसए है वो भी बना सकता है, मतलब कोई भी वहाँ पे जाके बना सकता है। ट्रीटी को कौन पूछता है? तो उसी कंडीशन के लिए यूएसए पहले से तैयार रहना चाहता है, ये बोला जा रहा है इनके द्वारा। नेक्स्ट है यूएसए वांट टू सिक्योर हर स्पेस एसेट्स। अब स्पेस के अंदर इतनी आपके द्वारा सैटेलाइट भेजी गई है, इनको पता है कि चाइना के पास ए सेट की टेक्नोलॉजी है, मतलब ये सैटेलाइट को उड़ाने की टेक्नोलॉजी है। इनको ये भी पता है चाइना के ने जैमर क्रिएट कर लिए हैं जो कि सैटेलाइट के सिग्नल को ब्लॉक कर सकते हैं। चाइना के पास में कैपेबिलिटी है कि यूएस की सैटेलाइट 2014 के अंदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैक की थी, तो उस टाइप की कैपेबिलिटी है। तो ये चाहते हैं कि हम थोड़ा एडवांस रहें इस फील्ड में। 2015 के अंदर यूएसए कांग्रेस ने पास किया था एक एक्ट, यूएस कमर्शियल स्पेस लॉन्च कम्पिटिटिवनेस एक्ट। इस एक्ट के अंदर बोला गया यूएस के जो सिटीजन है वो ओन कर सकते हैं स्पेस को। ये ट्रीटी के बिल्कुल उल्टा है। एस्ट्रॉयड रिसोर्सेज, अगर मतलब कोई जैसे यहाँ पे मतलब दर्जन भर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा जा चुकी हैं, जैसे स्पेस एक्स की बात करेंगे इलोन मस्क वाली, तो अगर वो चाहते हैं मतलब अगर वो जाके मार्स के ऊपर कॉलोनी बना देते हैं तो इनको बोला जा रहा है कि आप ओन कर सकते हो। वहाँ पे कोई ज़्यादा आपको ये नहीं है कि बड़ा ह्यूमैनिटी की बात हो रही है। अगर स्पेस के लिए टूरिज्म की बात चलती है तो वो कंपनी उसका मालिक हो जाएगी, मतलब कंपनीज़ को पावर दी जा रही है, यहाँ पे लिबर्टी दी जा रही है। उन सब चीज़ों के लिए वो स्पेस को ओन कर सकते हैं। वो एस्ट्रॉयड के ऊपर अगर कोई मटीरियल लेते हैं, कोई उठा के लेके आते हैं, वहाँ से माइन करके लेके आते हैं, तो उसको ओन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इनके द्वारा बोल दी गई 2015 के एक्ट के अंदर। अब इनके द्वारा एंटाइटल किया गया स्पेस को ओन कर सकते हो, एस्ट्रॉयड रिसोर्सेज को प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा इफ़ इनको जो है जो है कैपेबिलिटीज़ दी गई हैं उसको कोई और नेशन इनके कंपटीशन में आता है, तो इनकी जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं उनको कौन बचाएगा? तो ये बोल रहे हैं स्पेस फोर्स। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो बोल रहे हैं कि एयरफोर्स के अंदर भी तो ये पावर है, आप कोई नई फोर्स ले आओगे उसके पास में कोई ऐसा तो होगा नहीं कि वो उड़ के चले जाएंगे स्पेस के अंदर और स्पेस के अंदर बैठ जाएंगे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है स्पेस के लिए अगर आपने एयरक्राफ्ट भी बनाना वो अलग तरीके का बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अपना एयरक्राफ्ट लेके ऊपर चले जाओगे तो उसको डिस्ट्रक्शन होगी जब वो फिर से एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। तो स्पेस के अंदर जो वेदर होता है, जिस कंडीशन के वेपन वहाँ पे चलेंगे, उस टाइप का कंडीशन बनाने के लिए मतलब वो चीज़ें तो आप कर नहीं रहे हो। अब स्पेस फोर्स का कोई क्लियरिटी नहीं है कि मतलब ये क्या करने वाले हैं एक्चुअल के अंदर, स्पेस फोर्स के अंदर क्या क्रिएट कर देंगे ऐसा स्पेशल कि ऊपर जाके बेस बना लेंगे या क्या सोच रहे हैं, मतलब वो पता नहीं है किसी को भी। तो उसके लिए क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि एयरफोर्स के पास में पहले से ही कैपेबिलिटी है, जो आप बोल रहे हो वो तो इनके पास में है पहले से। ये खुद देख लेते हैं, सैटेलाइट का साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम भी देखते हैं, ये और भी कोई चीज़ें होती हैं उन सबको ये देखा जाता है इनके द्वारा। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट। स्पेस ऑब्जेक्ट की ये सेम आ गया हमारे पास में, स्पेस ऑब्जेक्ट को जो एसेट्स हैं इनकी उनकी प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट आता है कोई रेस्क्यू स्पेस ऑपरेशन मिसहैप। अगर कोई एस्ट्रोनॉट वगैरह मिशन स्पेस के अंदर जाता है, किसी और कंट्री का भी सही, जैसे इंडिया सोच रहा है अभी मैंड मिशन भेजेंगे स्पेस के अंदर, तो जब इंडिया ऊपर भेजेगा अगर उसमें कोई इशू आ जाता है उसको रेस्क्यू करने के लिए यूएसए चाहता है कि मैं डोमिनेट करूँ, ठीक है, मतलब अपनी पावर शो करने के लिए, सुपर पावर, अपनी पावर शो करने के लिए ये बताना चाहता है कि अगर ऐसी कैपेबिलिटी भी आती है तो हम स्पेस फोर्स से उसको डील करेंगे। नेक्स्ट है जो स्पेस डेब्रिस है, जो सैटेलाइट है उनके टुकड़े वगैरह जो कि काफ़ी लाखों की संख्या में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से सैटेलाइट को खतरा है, स्पेस फोर्स जो है उनको जाके क्लीन करने का काम भी कर सकती है। तो ये सब फायदे गिनाए जाते हैं स्पेस फोर्स को बनाने के लिए। अब अपोजिशन क्यों की जाती है स्पेस फोर्स की? इसको बोला जाता है, एक तो पता नहीं है कि ये कैसे फाइट करने वाली है स्पेस के अंदर, क्योंकि फंडामेंटली डिफिकल्ट होता है स्पेस के अंदर किस तरीके से आप एक्ट करने वाले हो। अभी तक तो कोई स्पेस के अंदर जाके लड़ाई लड़ता नहीं है, ना ही कोई सोल्जर जाते हैं, सुपर सोल्जर कोई बनाए नहीं है आपने। स्पेस के अंदर एनवायरनमेंट डिफिकल्ट होता है और जो आपकी कैपेबिलिटी होंगी, जो आपकी एयरक्राफ्ट वगैरह वेपन वगैरह यूज़ होंगे, उनके लिए भी स्पेशल आपको कैपेबिलिटी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बोला जाता है, इसलिए हमें कोई क्लियरिटी नहीं है यहाँ पे कि किस तरीके की स्पेस फोर्स बनने वाली है, तो आपको क्यों इसमें पैसे बर्बाद करने हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बजट की एलोकेशन को इंक्रीज़ कर सकता है, क्योंकि अगर आपने ये काम करना काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसके लिए मना किया जाता है इनको और बोला जाता है आप नए नए डोमेन क्रिएट करते जा रहे हो, तो जब आपने जॉइंट वॉरफेयर करना हो उसमें कोऑर्डिनेशन में बड़ा इशू आएगा इससे। नेक्स्ट बात है कि अगर आप स्टार्ट करोगे तो स्पेस रेस स्टार्ट हो जाएगी, फिर से अदर कंट्री हैं वो भी एंटर होना शुरू हो जाएंगी और ऊपर हो सकता है कि आप बेस बना लो, बेस के अंदर अपने सोल्जर रख लो, आप ज़मीन के ऊपर आपकी सैटेलाइट वगैरह उड़ रही हैं उनमें आपने बेस बना के रखे हैं, वहाँ पे सोल्जर हैं, तो अदर भी वहाँ पे बेस बनाने की कोशिश करेंगे, लेटर ऑन वहाँ पे वेपन वगैरह लेके जाएंगे और फिर न्यूक्लियर वेपन वगैरह तो आप डिस्ट्रॉय कर दोगे जो पीस है स्पेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल जो लॉज हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वेपन नहीं आप यूज़ करोगे स्पेस में, तो आप स्पेस फोर्स बनाकर करोगे क्या उसका। ये सब बातें की जा रही है अपोजिशन के द्वारा। चाइना और रशिया का स्टैंड देखें तो चाइना ने अपोजिशन किया हुआ है इसको और चाइना भी इसके अंदर
रेस के अंदर उतर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इनके द्वारा बोली गई हैं। रशिया की बात करेंगे तो रशिया ने भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन रशिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। रशिया की जीडीपी काफ़ी कम है, यूएसए के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है, और चाइना की जीडीपी अच्छी है, चाइना के पास में पैसे भी ठीक हैं, तो चाइना के साथ मिलकर रशिया जो है काउंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। अब इंडिया के लिए क्या सुजेशन है, क्या इंडिया को स्पेस फोर्स बनानी चाहिए? तो पहली बात तो ये कि इंडिया के पास में जो फोर्सेज हैं उनके पास में ही जितना रेवेन्यू है, उनको जितने पैसे मिलते हैं वही पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारे पास में वेपन जो खरीदने के पैसे हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे, तो स्पेस फोर्स बनाना तो दूर की बात है। हमने बना ली तो हमारी तो जो दूसरी फोर्सेज हैं वो भूखी मर जाएंगी। तो इसीलिए स्पेस फोर्स क्रिएट इंडिया के लिए, मतलब स्पेस फोर्स क्रिएट करना वो कोई वायबल सॉल्यूशन नहीं है, और इंडिया को इस टाइम सोचना गलत बात है कि स्पेस फोर्स क्रिएट करेंगे कोई। बात करेंगे इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया किस तरीके से टैकल कर सकता है, तो इंडिया को पहले सबसे बेसिक तरीके से जाना चाहिए जो सभी कंट्रियों ने करके रखा हुआ है, जो मेन कंट्रियाँ हैं और जो नॉन मेन कंट्री भी हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है, यूक्रेन है, इन्होंने स्पेस लॉ बना के रखे हुए हैं, इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क तैयार करके रखा हुआ है कि इनकी सैटेलाइट को कोई उड़ा देता है तो क्या करेंगे, अदर कोई मिसहैप हो जाती है तो स्पेस को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने अपना लीगल फ्रेमवर्क बना के रखा हुआ कि हमारे लिए स्पेस का मतलब ये है। इंडिया ने ऐसा कोई स्पेस लॉ नहीं बनाया हुआ है, इंडिया के पास कोई डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी लॉ नहीं है। एट प्रेजेंट वी आर गाइडेड बाई पॉलिसी ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन 2000 और 2011 की पॉलिसी ऑफ रिमोट सेंसिंग डाटा। तो इनके द्वारा हम रेगुलेट करते हैं अपने स्पेस का जो भी कारोबार होता है उसको। हमें स्पेस लॉ की ज़रूरत है ताकि हम अपने एक्शन को रेगुलेट कर सकें। ठीक है, तो हमें क्यों ज़रूरत है एक रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क की, हमें एक सशक्त लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्यों है? इंडिया प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस इज़ एक्सपेंडिंग। तो इंडिया पहले तो हमारा मतलब मेन कौन काम करता है, इसरो ही काम करता है जो कि हमारी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की तो हमारा प्राइवेट सेक्टर भी अब एक्सपेंड हो रहा है। इसरो जो है वो आउटसोर्सिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है। अब इसरो ने अपनी सैटेलाइट को भी आउटसोर्स करने का काम स्टार्ट किया था। तो अगर ये सब काम किए जाते हैं, हमारी प्राइवेट जो फर्म्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग बनती हैं। तो जब आप फॉरेन से कांटेक्ट करते हो, अगर आप कंट्री टू कंट्री कांटेक्ट करोगे या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करके कुछ डेवलप करने की कोशिश करेगी, तो आपको रेगुलेट करने के लिए आपको एक लॉ की ज़रूरत होती है। तो वो लॉ तब बनेगा क्योंकि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंड हो रहा है। नेक्स्ट है इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है और जो सैटेलाइट भेजने की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी रिलायबल है, और वो जो कैपेबिलिटी है काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। इसीलिए अदर जो कंट्री हैं वो चाहती हैं इंडिया के साथ में कोलैबोरेट करना ताकि उनको भी फ़ायदा हो और वो चीप कॉस्ट के ऊपर कोलैबोरेट करके कोई नई चीज़ बनाने की कोशिश करें। तो अगर ऐसा होता है तो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम? ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इंश्योरेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर क्या करेंगे हमने अगर उनसे कोई, अगर मान लो आपने जॉइंट प्रोजेक्ट किया, उसमें जब वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, या उसके अंदर कोई मिसहैप होती है दो कंट्री की, अगर एक कंट्री का प्रोजेक्ट है तो कौन हैंडल करेगा उसको अगर कुछ मिसहैप हो गई। जैसे इंडिया ने जो फॉरेन की सैटेलाइट है उनको लॉन्च करने के लिए रखा था और लॉन्च पैड के ऊपर इंडिया का लॉन्चर जो है वो ब्लास्ट हो जाता है, उसके बाद जो फॉरेन की सैटेलाइट थी वो भी उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन अगर उस टाइम होती है तो इसमें किसकी लायबिलिटी थी? इंडिया को पे करना था, उनको इंडिया को पैसे देने थे और इंडिया ने पैसे पे किए उनकी सैटेलाइट के। लेकिन जॉइंट प्रोजेक्ट में अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो उसकी पेमेंट कौन करेगा? क्या आपके पास में पॉलिसीज़ हैं? वो सब चीज़ें आपके पास में कोई फ्रेमवर्क हो जिसके आधार के ऊपर आप पहले से बता के रखो कि आप इस तरीके से चीज़ों को करने वाले हो। तो ये सब काम यहाँ पे बोलेगा, और जो आप प्रोडक्ट बनाओगे उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कैसे संभाला जाएगा, वो सब काम सोचने के लिए हमारे पास में एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। नेक्स्ट है कि व्हाट इफ स्पेस वॉर बिगिन। अगर स्पेस वॉर होती है, स्पेस वॉर क्या होता है जो हमने पहले देखा वही स्पेस वॉर होता है। अगर वैसी कंडीशन आती है, इंडिया की सैटेलाइट कोई उड़ा देता है, तो इंडिया कैसे रिएक्ट करेगा, इंडिया क्या करना चाहता है वो पता होना चाहिए इंडिया को कि इंडिया किस तरीके से रिएक्शन देने वाला है। तो अगर हमने डिसाइड करके इन रखा हुआ, पॉलिसी बना के इन रखी हुई है, तो उस टाइम हम सोचेंगे कि ये क्या हुआ, किस तरीके से अब एक्ट किया जाए। तो पहले से अगर चीज़ों को सोच के रखा हुआ है, उनके लिए फ्रेमवर्क बना के रखा हुआ, तो उनको टैकल करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है द ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कंसर्न ऑफ स्पेस डेब्रिस। तो स्पेस के अंदर जो कचरा फैल रहा है, जो सैटेलाइट के टुकड़े वगैरह हैं, जो हमारे रॉकेट वगैरह जाते हैं उनके टुकड़े वगैरह हैं, तो उन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। उनसे अगर किसी की सैटेलाइट को खतरा पहुंच जाता है तो वो सब चीज़ों को टैकल करने के लिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि इंडिया की सैटेलाइट के जो डेब्रिस है वो जापानी विलेज के ऊपर गिरता है, तो फिर इंडिया को इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसका इंडिया सिग्नेटरी है, इंटरनेशनल लायबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट 1972, इसके तहत इंडिया को कंपेंसेशन देनी पड़ी। लेकिन इंडिया के पास में कोई नेशनल लॉ ही नहीं था जिसके द्वारा इंडिया ये डिसाइड कर सके कि कितना डैमेज का कंपेंसेशन मुझे देना है इनको। वो सब चीज़ें अगर हमारे पास होती तो हम सब कुछ डिसाइड कर सकते थे। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया स्पेस फोर्स दूर की बात है, लेकिन हमारे पास पहले स्पेस का एक लॉ होना चाहिए। अब क्या वे अहेड है इसके लिए, स्पेस को किस तरीके से टैकल करना चाहिए? हमारे पास में प्रॉपर वे आर्म रेस को सॉल्व करने के लिए जो बातें की जा रही हैं उसके लिए एक मल्टीलेटरल नेगोशिएशन होनी चाहिए। मतलब जो स्पेस
ट्रीटी है उसको अमेंड करने की बात कर रहे हैं, मतलब उसको फिर से नेगोशिएट करने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसको अमेंड किया जाए, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आप क्या करोगे, उस ट्रीटी के अंदर बोलोगे पहले ट्रीटी में क्या इशू है, उसमें बोला गया न्यूक्लियर वेपन और मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन उनको मना किया हुआ है प्लेस करने के लिए। आपको क्या करना है, अब पूरे वेपन टेस्ट करना, प्रोडक्शन करना, डिप्लॉयमेंट करना, किसी भी टाइप के वेपन की स्पेस के अंदर बंद कर दो। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आप बैन करो टेस्टिंग, प्रोडक्शन, डिप्लॉयमेंट ऑफ अर्थ बेस्ड वेपन जो कि स्पेस के अंदर अटैक कर सकते हैं, जैसे एंटी सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी होती है जो कि आपको नीचे से हमारी मिसाइल जाएगी और ऊपर डिस्ट्रॉय कर देगी, उन सब चीज़ों को आप बैन करो। नेक्स्ट है नोटिफाई करना पड़ेगा सभी जो हमारी पार्टीज़ हैं उनको, जो भी उनकी प्लान्ड एक्टिविटी है स्पेस के अंदर में अगले आने वाले सालों के अंदर। ऐसा नहीं कोई चुपके से जाके एकदम वहाँ पे कुछ लगा दे, उसके लिए आपको पहले से हर चीज़ों को नोटिफाई करना चाहिए ताकि एक मौका मिले डिस्कस करने का चीज़ों को कि किस तरीके से काम हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया जा सके। नेक्स्ट है इंक्लूड प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग मिलिट्री यूज़ ऑफ स्पेस। अगर स्पेस के अंदर मिलिट्री जो यूज़ किया जाता है, सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है, या फर्दर अगर आप आगे बढ़ते भी हो तो किस तरीके से कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाएगा, जैसे WTO में कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए प्रोविज़न है वैसे ही प्रोविज़न क्रिएट किए जाना चाहिए। तो ये सब काम किए जा सकते हैं स्पेस के लिए। तो निसार मिशन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, इसको लॉन्च किया जाएगा 2021, ठीक है, 2021 के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा एंड इसरो, ठीक है, अमेरिकन स्पेस एजेंसी और इंडियन स्पेस एजेंसी का जॉइंट प्रोग्राम है। इसको साइन किया गया था 2014 के अंदर। नेक्स्ट डेवलपमेंट चल रही है इसकी और 2021 के अंदर इसको सेंड किया जाएगा। और ये सैटेलाइट होगी बेसिकली, निसार का मतलब एक सैटेलाइट भेजी जाएगी जो सैटेलाइट रडार की मदद से अर्थ की इमेजिंग करेगी। जनरली मतलब अगर आपने नॉर्मली समझना हो, आपने पहले देखा होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन की सैटेलाइट कौन सी होती हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन की रिमोट सेंसिंग। तो निसार क्या है, निसार रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। बट इसकी स्पेशल बात यह है कि ये हमारी माइक्रोवेव्स का यूज़ करके पिक्चर्स क्रिएट करेगी, ठीक है। जैसे अर्थ की ऑब्जर्वेशन ऑप्टिकल लाइट के अंदर आप अगर करोगे, ठीक है, जैसे अगर सैटेलाइट ऊपर है, यहाँ पे सैटेलाइट, नीचे अर्थ, अगर लाइट के थ्रू करोगे, जैसे हमारी आंखें देखती हैं, तो यहाँ से लाइट, नीचे से लाइट आएगी ऊपर और उसके द्वारा चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन जब नाइट होगी तो जो सैटेलाइट है उसकी विजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब रात के टाइम तो ख़त्म हो सकती है, एक यहाँ पे अगर क्लाउड होंगे काफ़ी ज़्यादा तो उसकी वजह से भी लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी और इमेजिंग नहीं कर पाएंगी। उसी के लिए हमारे पास में सैटेलाइट यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो ये रडार वाली सैटेलाइट हैं जिनके द्वारा माइक्रोवेव्स को नीचे छोड़ा जाता है और उनके द्वारा इमेजिंग बनाई जाती हैं। और इनका फ़ायदा ये है कि ये डे एंड नाइट बोथ काम कर सकती हैं, ठीक है। तो ये काम किया जा सकता है। फुल फॉर्म है इसकी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, और काफ़ी अच्छी पिक्चर देने वाली है। और अभी तक जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की अगर बात करेंगे, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सैटेलाइट जितनी भेजी गई हैं, तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी सैटेलाइट होगी ये 2600 kg की, ठीक है। एंड ये रडार यूज़ करेगी और जिसके द्वारा 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन की इमेज क्रिएट कर सकती है। माइक्रोवेव्स को नीचे भेजेगी और उसके द्वारा इमेज क्रिएट की जाएगी इसकी। तो काफ़ी अच्छा मतलब सोफिस्टिकेटेड पीस ऑफ टेक्नोलॉजी होगा जो कि 2021 के अंदर इसको भेजा जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन क्या है इसकी। तो एप्लीकेशन जो बेसिकली मानी जा रही है अभी के हिसाब से, जिसके लिए इसको स्पेशली भेजा जा रहा है, तो वो पोलर आइस कैप को, जो हमारा अर्थ है उसकी आइस कैप्स को मॉनिटर करने के लिए बेसिकली इसको माना जा रहा है कि उसके लिए होगी। और सेकंड है टेक्टोनिक, जो हमारी प्लेट्स होती हैं उनके बारे में जो है ज़्यादा जानकारी प्राप्त करके अर्थक्वेक को पहले से प्रिडिक्ट कर देना। तो वो सब काम इसके द्वारा किए जाएंगे, उसके लिए भेजा जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया, निसार क्या है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो अगर आपने पहले वीडियो देखी हुई हैं, नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप जब चेक करोगे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो काम कर सकती है, ये भी वो काम कर सकती है, ठीक है। जैसे ये नेचुरल डिजास्टर को मॉनिटर कर सकती है, फ्लड को मॉनिटर, लैंडस्लाइड, कोस्टल इरोजन, फॉरेस्ट की मैपिंग कर सकती है। तो ये सारे काम इसके द्वारा किए जा सकते हैं। ऑप्टिकल सैटेलाइट से इसलिए डिफरेंट है ये, क्योंकि ये रात के टाइम में भी इमेजिंग आपको दे पाएगी। अगर क्लॉडी वेदर होगा तो भी ये आपको इमेज दे पाएगी। और ये काफ़ी मतलब एक्यूरेट तरीके से दे सकती है जंगल के अंदर, जैसे नक्सलाइट एरिया के अंदर में, तो ये जंगल जो ट्रीज़ होते हैं उनको पेनिट्रेट करके भी नीचे की इमेजिंग दे सकती है। तो इसके द्वारा फिर अगर हम बात करेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, उसको भी टैकल करने की कोशिश की जा सकती है। तो अभी तो इसको 2021 के अंदर लॉन्च करना है, लेकिन इसके जो ट्रायल वर्जन है, क्योंकि जो सैटेलाइट है वो इंडिया के द्वारा प्रिपेयर की जा रही है। इंडिया ने 2012 के अंदर फर्स्ट सैटेलाइट बनाई थी अपनी रडार वाली सैटेलाइट, ठीक है। तो उसके बाद फिर 2014 के अंदर इसरो ने, बराक ओबामा और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर इसकी बात की जाती है कि निसार एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे।
तो जो सैटेलाइट जिसके द्वारा इसको कैप्चर किया जाएगा, जिसके द्वारा चीज़ों को देखा जाएगा नीचे, उसकी टेस्टिंग अभी भी कंटिन्यू है इंडिया के अंदर। तो ये 3-4 साल तक उसकी टेस्टिंग वगैरह होगी। फिर जो नीचे हमारी इमेजें ली होंगी, जैसे हमारी सिटीज़ के ऊपर अभी इसकी इमेजिंग वगैरह चल रही है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग फॉरेस्ट के लिए, और जो हमारी क्रॉपिंग पैटर्न है उसको समझने के लिए अभी इसको एज अ एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर हमारी सिटीज़ के ऊपर उड़ाया जा रहा है। तो जब वो वाली इमेजेस और जब इसको छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद की इमेजेस को साथ में जोड़ के काफ़ी अच्छी इमेजेस के द्वारा क्रिएट की जाएगी। तो ये हमारा आता है निसार मिशन। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू हॉरिजॉन मिशन। तो न्यू हॉरिजॉन मिशन किस चीज़ के लिए है? एज ऑफ सोलर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसको मेनली भेजा गया था प्लूटो के ऊपर, और प्लूटो से के पास जो कुपियर बेल्ट है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो न्यू हॉरिजॉन मिशन पहले तो ये बताना किसने भेजा? नासा ने, इसरो के द्वारा नहीं भेजा गया है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसरो के द्वारा कौन कौन से स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं दूसरे प्लैनेट के ऊपर, या अर्थ के बाहर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, मून पे या मार्स पे या कहीं और भी इसरो के द्वारा कौन कौन से भेजे गए हैं। ठीक है, तो ये भेजा गया हमारा नासा के द्वारा। इसको 2006 के अंदर भेजा गया था, और इसको एक्सपेक्टेड था कि 10 साल के अंदर ये प्लूटो के पास पहुंचेगा, क्योंकि प्लूटो का डिस्टेंस की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे इमेजिन करोगे, मतलब अगर यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, जितना यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है उससे 33 टाइम डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना था। तो 10 साल इसको लगने थे पहुँचने के लिए, और ये 2015 के अंदर प्लूटो के पास पहुँचता है। और 2015 में प्लूटो के बारे में इसने बताया कि वहाँ पे एक आइस का वॉल्केनो दिखा, और साइंटिस्ट उसमें प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि उसके नीचे वाटर का ओशियन भी हो सकता है। तो मतलब आगे बातें चली रहती हैं, लेकिन प्लूटो के ऊपर अगर आप सोचोगे कि हमारे लास्ट प्लेनेट से भी बाहर ड्वार्फ प्लेनेट आ रहा है प्लूटो, तो हमारे लास्ट प्लेनेट के भी बाहर इतने दूर तक जो है नासा के द्वारा स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं। और इसरो की बात करेंगे, इसरो अभी मार्स तक पहुंचा हुआ है। नासा के द्वारा तो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके बाहर भी स्पेसक्राफ्ट भेज दिए गए हैं। और ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट है जो कि ड्वार्फ प्लेनेट को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, प्लूटो के ऊपर 2015 के अंदर पहुंचा था ये, 9.5 साल लगा के पूरे। तो न्यू हॉरिजॉन मिशन के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है कुपियर बेल्ट। तो ये कुपियर बेल्ट के बारे में भी जानकारी देने के योग्य है। मतलब प्लूटो के ऊपर जाएगा, वहाँ पे जो कुपियर बेल्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होंगे उनके बारे में भी जानकारी हमें देगा। ठीक है, तो अब कुपियर बेल्ट क्या चीज़ होती है? कुपियर बेल्ट जब मतलब 1930 के अंदर प्लूटो के बारे में पता चलता है, तो प्लूटो के बाहर भी खोज हो रही थी कि इसके बाहर भी हमारा जैसे सन है उसके कितने प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कवरी हो रही थी। तो वहाँ पे ऐसा पाया गया कि प्लूटो के आसपास का जो एनवायरनमेंट है, मतलब जो बेल्ट, जिस कुपियर बेल्ट की बात की जा रही है, वहाँ पे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, ना ही वो प्लेनेट हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर हैं। तो उन सब चीज़ों को जब देखा गया तो फिर उसके बाद उस बेल्ट का नाम दिया गया कुपियर बेल्ट। तो इस बेल्ट को एजवर्थ कुपियर बेल्ट भी बोल दिया जाता है। ये सोलर सिस्टम के अराउंड एक डिस्क टाइप में है। ठीक है, नेपच्यून के बाहर ये स्टार्ट होती है। तो अगर हम यहाँ पे पिक्चर देखेंगे, बीच में सन है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमारे प्लेनेट खत्म हो जाते हैं, 8 प्लेनेट। प्लूटो हमारा ड्वार्फ प्लेनेट है। तो न्यू हॉरिजॉन मिशन यहाँ पे जाता है और कुपियर बेल्ट के ऊपर। तो कुपियर बेल्ट, ये जो हमारी बेल्ट है पूरी, ये हमारी पूरी बेल्ट आती है। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में है, ये आपको अगर पूछेंगे तो आपको नेपच्यून के बाहर है ये। ठीक है, हमारे मतलब प्लेनेट सिस्टम से बाहर है ये, और प्लूटो इसी बेल्ट के अंदर आ रहा है। तो इसके ऊपर इसको भेजा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर एस्ट्रॉयड बेल्ट है हमारे पास में, तो ये उससे बड़ी है। मतलब अगर डिफरेंस पूछेंगे एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर, तो ये उससे बड़ी है। और लाइक एस्ट्रॉयड बेल्ट, इसके अंदर स्मॉल स्मॉल बॉडीज़ हैं, जो कि कब बनी थी? जब सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई थी तब बनी थी। तो माना जाता है कि ये जो यहाँ पे इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं कि ये सब इकट्ठे होके प्लैनेट की फॉर्मेशन कर सकते थे। लेकिन फिर ये जो हमारे साइड के प्लैनेट हैं, नेपच्यून की क्रिएशन हो जाती है, फिर उसके बाद में इन सबको एग्रीगेट करने के लिए टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो है ऐसे ही रिवॉल्व करता रह जाता है। अगर इनको थोड़ा टाइम मिला होता, नेपच्यून की क्रिएशन ना हुई होती, तो ये सब जो थे इनको एग्रीगेट होकर इन्होंने नया एक प्लैनेट बना देना था यहाँ पे भी। नेक्स्ट आए एस्ट्रॉयड बेल्ट की ओर। एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है एक रीजन है स्पेस के अंदर मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, तो जो हमारी कुपियर बेल्ट है उसके अंदर आइसी ऑब्जेक्ट हैं, इसके अंदर मेनली रॉकी ऑब्जेक्ट हैं। ये बड़ी है, साइज इसका बिग है, ये थोड़ी स्मॉल है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। और तीसरी बात की ये मार्स और जुपिटर के बीच में आ रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे
तो यहाँ पे मार्स, जुपिटर, इन दोनों के बीच में आ रही है हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट। नेक्स्ट आता है जूनो मिशन। तो जूनो मिशन नासा के द्वारा भेजा गया है और ये जुपिटर प्लैनेट को ऑर्बिट करने के लिए भेजा गया है इसको। ठीक है, तो ये बस इसके लिए इतना याद रखना, नासा के द्वारा भेजा गया और जुपिटर के ऊपर भेजा गया है। नेक्स्ट आता है सोफिया ऑब्जर्वेटरी। तो सोफिया ऑब्जर्वेटरी एक टेलीस्कोप है जो कि एरोप्लेन के ऊपर लगाया हुआ है। तो स्ट्रेटोस्फियरिक ऑब्जर्वेटरी, ये स्ट्रेटोस्फियर के अंदर है, जैसे अर्थ की लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद ट्रोफोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ पे ओजोन प्रेजेंट होती है, उस लेयर के अंदर हमने जो अमेरिका है उनका जो बोइंग एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर हमने टेलीस्कोप लगाया हुआ है। तो ये जो टेलीस्कोप है ये इंफ्रारेड वेव्स के अंदर मॉनिटरिंग करता है। टेलीस्कोप डिफरेंट काइंड के होते हैं। जब हमने एस्ट्रोसैट के बारे में पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था कि एस्ट्रॉयड, अगर आपने कोई भी चीज़ देखनी है तो वहाँ से कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आनी चाहिए। तो अगर लाइट आएगी, अगर लाइट को आप कैप्चर करते हो तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप आ गया। वैसे ही अगर इंफ्रारेड वो चीज़ छोड़ रही है तो उसको इंफ्रारेड टेलीस्कोप से ही कैप्चर किया जा सकता है। लाइट वाले टेलीस्कोप से उसकी इमेज अलग सी दिखेगी। जैसे ये दो इमेजेस हैं हमारे पास में, ये विजिबल लाइट के अंदर ली गई है और ये सोफिया के द्वारा इंफ्रारेड इमेज के अंदर ली गई है। तो हर ऑब्जेक्ट अलग अलग काइंड की वेवलेंथ्स को एमिट करता है और जो हम वहाँ से कैप्चर करेंगे, अगर ऑप्टिकल कैप्चर करेंगे तो ऑप्टिकल का ही व्यू दिखेगा, हमें इंफ्रारेड वाला एरिया नहीं दिखेगा। ठीक है, तो एक ही हमें ऑब्जेक्ट, सन ही हमें, जैसे हमने वहाँ पे एग्जांपल देखा था, सन ही हमें अलग अलग जो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके अंदर अलग अलग काइंड का दिख रहा था। तो ये सब इसके अंदर डिफरेंस हो सकते हैं। तो आपको ये बताना है ये प्लैनेट कौन सा है, रेड कलर का प्लैनेट दिख रहा है, ये कौन सा प्लैनेट है। नेक्स्ट आता है सोफिया ऑब्जर्वेटरी के बारे में। तो इंफ्रारेड रीजन के अंदर ये कैप्चर करती है। नासा और जर्मन स्पेस एजेंसी के द्वारा इस जो ऑब्जर्वेटरी है इसको भेजा गया था और ये एयरबॉर्न ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, इस टाइप का ये बोइंग एयरक्राफ्ट है और यहाँ पे टेलीस्कोप लगा हुआ है। तो ये हमारी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है, यहाँ से ऑब्जर्वेशन करेगी और काफ़ी एक्यूरेट टेलीस्कोप है ये हमारे पास। एंड नेक्स्ट है मैनी ऑब्जेक्ट इन द स्पेस एमिट ऑल देयर एनर्जी इन इंफ्रारेड वेवलेंथ। तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि उनकी पूरी एनर्जी जो होती वो इंफ्रारेड के अंदर ही छोड़ते हैं। तो अगर वो इंफ्रारेड के अंदर उन एनर्जी को छोड़ रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑप्टिकल टेलीस्कोप से देख रहे हो तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप से सिर्फ वो रीजन दिखेगा जहाँ से विजिबल लाइट आ रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये इंफ्रारेड डीसी क्रिएट कर रहा है सिर्फ, तो अगर ये सिर्फ यही एमिट कर पा रहा है तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप के अंदर कुछ नहीं दिखेगा। हमें चाहिए इंफ्रारेड वाला टेलीस्कोप, तभी हम इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो ये रीज़न है इंफ्रारेड लगाने के लिए। नेक्स्ट है कि कुछ केसेस के अंदर क्लॉड ऑफ गैसेस, तो गैसेस के जो क्लॉड होते हैं, डस्ट जो होती है स्पेस में, वो लाइट को ब्लॉक कर देती है। लेकिन इंफ्रारेड का ये फ़ायदा है, इंफ्रारेड जो है, इंफ्रारेड वेव इनको पेनिट्रेट करके हमें इमेज दे सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो इसीलिए इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट अलग अलग काइंड के वेव्स को रिलीज़ करेगा वो उसी तरीके से दिखेगा। जैसे अगर रेडियो वेव्स रिलीज़ कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो हम आंखों से नहीं देख सकते उसको, रेडियो टेलीस्कोप होगा तो हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर विजिबल लाइट की बात है तो उसको हम आंखों से देख सकते हैं। तो इसी टाइप में एक्सरे के लिए बनाई होती हैं ऑब्जर्वेटरी, अल्ट्रावायलेट के लिए अलग ऑब्जर्वेटरी, इंफ्रारेड के लिए अलग ऑब्जर्वेटरी। तो इसी टाइप में अलग अलग काइंड की हमारे टेलीस्कोप बनाए जाते हैं ताकि एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से देखा जा सके। नेक्स्ट आते हैं वोयेजर मिशन के ऊपर। तो वोयेजर मिशन इसको 1997 के अंदर भेजा गया था। वोयेजर प्रोग्राम इज़ एन अमेरिकन साइंटिफिक प्रोग्राम, नासा के द्वारा भेजा गया था। इसके अंदर 2 प्रोब भेजे गए थे, मतलब 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे। तो उनके अंदर क्या था, एक का नाम वोयेजर, एक का नाम वोयेजर 2, वोयेजर 1। वोयेजर 2 को पहले भेजा गया था, वोयेजर 1 को थोड़ा बाद में भेजा गया था और 1977 के अंदर ही भेजा गया था सोलर सिस्टम की स्टडी करने के लिए। तो पहले इनको भेजा गया था जुपिटर एंड सैटर्न की स्टडी करने के लिए। ठीक है, और इनकी एक स्पेशल बात भी है जो नेक्स्ट स्लाइड में आने वाली है। ऑन अगस्त 25, 2012 डाटा फ्रॉम द वोयेजर 1 इंडिकेटेड दैट इट हैज़ बिकम द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू एंटर द इंटरस्टेलर स्पेस। तो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो स्पेस है उसके अंदर एंटर हो चुका है ये। ठीक है, हमारा पूरा सोलर सिस्टम प्लूटो को क्रॉस करके ये बाहर एंटर हो चुका है 2012 के अंदर। और इसके अंदर हमने अपनी सिविलाइजेशन की डिटेल्स वगैरह डाली हुई हैं। जैसे इनके अंदर हमने मतलब कोई चीज़ डाली हुई है, जैसे यहाँ पे इस टाइप की हमने डिस्क डाली हुई है एक, तो इसको बोला जाता है वोयेजर गोल्डन रिकॉर्ड। तो इसमें क्या किया गया है, इसके अंदर हमने अपनी जानकारियाँ डाली हुई हैं अपने प्लेनेट के बारे में, हमारी लैंग्वेज के बारे में, हमारे प्लेनेट की लोकेशन के बारे में। बेसिकली इसका पर्पज़ ये था कि जब ये बाहर चला जाएगा
मतलब स्पेस के अंदर चला जाएगा। उसके बाद ये ट्रैवल करता रहेगा, किसी अन्य गैलेक्सी के अंदर एंटर हो जाएगा। अगर ये गलती से किसी ऐसी प्लैनेट वगैरह पे पहुंच जाता है या किसी और सिविलाइजेशन मतलब कोई एलियन वगैरह उनके पास में पहुंच जाता है, तो वो जो थे वो हमारी इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर सकें, उनके लिए ग्रीटिंग मैसेज वगैरह भेजे गए थे। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर भेजी गई हैं वोयेजर मिशन के अंदर। तो इस टाइप की डिस्क है। बोथ स्पेसक्राफ्ट कैरी विद देम अ 12 इंचेस गोल्डन phonograph record that contain pictures sound of earth along with symbolic direction on the cover playing। जैसे ये डायरेक्शन बताई गई है, यहाँ पे बताया गया किस तरीके से ये प्ले किया जा सकता है आपके द्वारा, और इस तरीके से आप प्ले करोगे तो कैसा दिखेगा ये। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बताई गई थी। इसके अंदर जैसे ग्रीटिंग मैसेज अलग अलग लैंग्वेज में 52 लैंग्वेज के अंदर ग्रीटिंग मैसेज भेजे गए थे। इसके अंदर में साउंड थी ऑब्जेक्ट की, जैसे बच्चों की रोने की, चिड़िया के चहचहाने की, विंड की साउंड, तो और सॉन्ग्स थे। तो ये सब चीज़ें, और उसके अलावा भी कई इमेजेस भेजी गई थी, 115 इमेजेस भेजी गई थी अलग अलग ऑब्जेक्ट की। तो वो बेसिकली तब भेजी गई थी ताकि अगर कोई भविष्य के अंदर कोई सभ्यता, कोई सिविलाइजेशन के पास अगर ये चीज़ पहुंचती है तो उनके पास इंडिया मतलब वर्ल्ड की तरफ से एक मैसेज था कि एक प्लेनेट है, हमने लोकेशन भी यहाँ पे बताई हुई है अपनी कि कहाँ जैसे ये प्रेजेंट है। तो उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम भी यहाँ पे एक सिविलाइजेशन और भी है यहाँ पे। तो ये अराउंड 40,000 ईयर के बाद, मतलब हमारी जनरेशन तो काफ़ी क्रॉस हो जाएगी, उसके बाद ये नई गैलेक्सी के अंदर पहुँचेगा। फिर इसकी संभावना है कि ये किसी उन्नत सभ्यता के हाथ में लग जाए। तो इतने टाइम तक अगर आप वेट कर सकते हैं तो आपको इसका रिज़ल्ट भी मिल सकता है। हो सकता है फ्यूचर के अंदर ये कभी पहुँचे या हो सकता है कभी ना पहुँचे, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश करके रखी हुई है। हो सकता है फ्यूचर के अंदर 50,000 साल या 1 लाख साल के बाद अगर अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर जीवन संभव होता है, जैसे हम आज जी रहे हैं, अगर वही चीज़ अर्थ के ऊपर रहती है तो हो सकता है कि किसी और उन्नत सभ्यता के बारे में हमें पता चले। यहाँ पे एक पॉइंट था, ये जो न्यू हॉरिजॉन मिशन था, न्यू हॉरिजॉन मिशन ये हमारा अब तक का सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट था जो कि ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब रिसेंट की बात करेंगे तो हमारे पास पार्कर सोलर प्रोब है, अब वो नंबर 1 बन चुका है, ठीक है। पार्कर सोलर प्रोब, उसके बारे में हमने देख लिया था जब हम सन की स्टडी कर रहे थे, तो उसके अंदर देखा था पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। तो